और ऑलवेज आजकल हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, तो आप बहुत हाई रिस्क जोन पे हो, ऐसा भी कहा जाता है। क्यों? सारी चीज़ें हमारी लाइव हैं, इंटरनेट पे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक प्राइवेसी हमारी बची है, कुछ भी प्राइवेसी नहीं, बस नाम की प्राइवेसी बची हुई। कि बैंक अकाउंट हैक कैसे होता है शॉपकीपर्स के पास में, तो स्कैमर्स ने उसके ऊपर अपना एक क्यूआर कोड लगा दिया था, जिससे आपका अकाउंट हैक हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए? और ओटीपी की अगर बात करें तो हर चीज़ में आजकल ओटीपी मांगा जाता है। अगर कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी कोई भी कुरियर वाला आ रहा है तो उसे ओटीपी चाहिए। तो इसमें फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? आधे घंटे में 10 मिनट में तुरंत आपको लोन मिल जाएगा, कोई गारंटी और कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, और लोग लालच में आकर तुरंत उस पर क्लिक करते हैं। तो ये जो फेक लोन स्कैम है, ये क्या है? प्रॉब्लम जो हमने अभी तक देखी है कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी हमारे पास जो कंप्लेंटेंट आते हैं या जो भी, वो पूरी फुल फ्लैग बातें नहीं बताते हैं कि को वो लोग समझते नहीं कि फैमिली कोऑपरेट करेगी। लड़की है चाहे लड़का है, जो भी है, दोनों में इतना डिफरेंस हो जाता है कि वो लोग पता ही नहीं उनको कि फैमिली को बताएंगे। उनको माइंड में ये रहता है कि फैमिली मेरे को गलत ले लेगी, लड़की बच पाए। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि अगर 4 लड़के वहाँ पे थे तो वो उसको ब्लैकमेल करने का एक स्टार्टिंग थी। वो स्टार्टिंग करते करते क्या पता वो लड़की जिंदा रहती नहीं रहती। आपने बहुत अच्छा काम किया कि किसी लड़की की लाइफ सेव करी आपने। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा कुशाल पॉडकास्ट पे। क्या आपको पता है हम सब हाई रिस्क जोन में हैं? वो कैसे? इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे कि जाने अनजाने हम ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो हमारे अकाउंट को खाली करा सकता है, हमारी प्रीवेसी को खराब कर सकता है, हमें हरास कर सकता है। तो इन सारी चीजों पे अवेयर करने के लिए आज हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सनी त्यागी जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो आज आपको अवेयर करेंगे। और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्लीज लास्ट तक देखना, जो आपको सारी परेशानियों से बचा सकता है। सनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे इनवाइट किया, तो मैं आपका और आपके जो दर्शक हैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ इसके लिए। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, और ऑलवेज आजकल हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, तो आप बहुत हाई रिस्क जोन पे हो, ऐसा भी कहा जाता है। क्यों? पहली चीज तो प्राइवेसी है ही नहीं। अगर हम सेलफोन स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आई थिंक प्राइवेसी तो हम भूल जाएं, क्योंकि सब कुछ हमारा इंटरनेट पे है, ग्लोबल कनेक्टिविटी हमारी रखी हुई है। हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं या कुछ भी है, तो हमारा जो एप्लीकेशंस है या हमारा फोन है, हमारा मोस्टली हर एक प्रोडक्टिविटी को वो मैच करता है। लाइक मान के चलो आप कहीं पे जा रहे हो तो एक गूगल मैप में ना एक पॉइंट आता है योर टाइमलाइन कर। योर टाइमलाइन वो गूगल मैप में ये बताता है आपको कि आप कहाँ पे कितना देर कहाँ पे रहे हो, कहाँ पे चले हो, कितना टाइम चले हो, गाड़ी से चले हो, पैदल चले हो, यहाँ तक कि ये चीजें भी वो काउंट करके बताएगा। अगर आपने कहीं पे फ्यूल वगैरह डलवाया गाड़ी में तो वो भी वो बताएगा कि आप इतना टाइम यहाँ पे रुके हो और उसके बाद आप कितने स्टेप चले हो आगे। तो सारी चीजें मॉनिटर हो रही है आपकी। बिल्कुल, सारी चीजें हमारी लाइव हैं, इंटरनेट पे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक प्राइवेसी हमारी बची है, कुछ भी प्राइवेसी नहीं, बस नाम की प्राइवेसी बची हुई है। वैसे कोई भी प्राइवेसी है ही नहीं। तो हम सब हाई रिस्क जोन पे है, ये बात फैक्ट है। ये बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि बैंक अकाउंट हैक कैसे होता है? बैंक अकाउंट की अगर हम फाइनेंशियर या बैंक अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले उसमें रीजन ये पड़ता है हमारा कि हमारे पास क्यूआर आया है या फिर हमारा कोई फिशिंग लिंक आया है हमारे पास। बट उसमें मेन रीजन क्या होता है कि अगर हमारा पासवर्ड नेट बैंकिंग का अगर हमारा पासवर्ड स्ट्रोंग है तो मे भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। बट हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम रखते ही नहीं है। कुछ रीजन क्या होता है कि आपने खुद भी देखा होगा कि एक हम लगाते हैं @ हैशटैग वगैरह। तो ये जो हैशटैग या @ लगाना है, ये भी हमें ना साइबर कैफे वाले बताते हैं कि सर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। लाइक कोई भी बच्चा या कोई भी, लाइक आप पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, पे फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, जैसे हमारे कोई भी रहेगा एप्लीकेशन, तो उसमें एक पासवर्ड दिया जाता है कि नेम @123, राइट, जो हम बेसिक मानते हैं। और हमारा ही खुद का ये मानना है कि हम @ अगर लगा रहे हैं तो @ मीन्स स्ट्रोंग हो गया। हमें खुद नहीं पता कि सिंबल हमारे चेंज क्या करना है।
आप ये भी जानते हैं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन एंड ऑब्लिक वगैरह जो हमारे लगे हुए होते हैं, हम वो नहीं देखते कि वो भी स्पेशल सिंबल है, उनसे भी हमारा पासवर्ड शो हो सकता है, बट नहीं, हमें तो @ और हैशटैग लगाना है। @ तो बहुत कॉमन है जी। बहुत कॉमन। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे पासवर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना सबसे पहले उसके अंदर एक ऐसा, जैसे हमारा कोई क्वेश्चन है, फॉरगेट पासवर्ड का क्वेश्चन है, लाइक अगर हम ही आपसे पूछें, अभी आप गुरुग्राम में रहते हैं और आप उसमें क्वेश्चन डालते हैं कि फॉरगेट पासवर्ड के लिए, या व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, तो आप उस पे क्या डालेंगे? गुरुग्राम, जहाँ पे आप रहते हैं। तो क्या फ्रॉस्टर को नहीं पता होगा कि आप गुरुग्राम में रहते हैं? बिकॉज आपने सोशल मीडिया पे मेंशन किया हुआ है गुरुग्राम, वहां से पता लग जाएगा। ये डिफरेंट भी तो हो सकता है, जैसे मेरा बॉर्न गुरुग्राम में नहीं हुआ, जमशेदपुर में हुआ है, तो ये डिफरेंट भी तो हो सकता है। नहीं, उसमें मोस्टली हो सकता है मैम, बिल्कुल इसमें, बट एक चीज होती है, हम जमशेदपुर में आपका जन्म हुआ है, बट हमें जमशेदपुर में भी कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास से मिल जाएगा कि जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनालाइज करते हैं तो उसमें एक पॉइंट आ जाता है कि जमशेदपुर। तो सेकंड ऑप्शन क्या होता? फर्स्ट ऑप्शन मान लीजिए फेल हो गया, हम सेकंड ऑप्शन वहाँ पे ये रख सकते हैं कि कोई ऐसा प्लेस डालें वहाँ पे जो हमें याद हो, बट सामने वाला ऑब्जर्व भी ना कर सकता हो कि ये हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाला नहीं है वो चीजें। जैसे वो कहीं भी हमने उसे शो नहीं किया है और कोई क्लिक भी नहीं कर सकता कि ये बंदा वहां से बिलोंग करता है, बिल्कुल तो वैसा कोई प्लेस हम डाल। बिल्कुल अननोन, जिसको सामने वाले जो सोशल मीडिया पे आप डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे किसी को पता ही ना हो कि ऐसा भी कोई प्लेस इस पर्सन की लाइफ से जुड़ा हुआ है। ओके, चलो स्कैमर इस चीज में फेल हो गया जी। और सेकंड ऑप्शन अगर कुछ पूछता है? सेकंड ऑप्शन मैम, इसमें क्या होता है कि QR कोड से या फिशिंग लिंक से होता है। इसमें क्या होता है, एक अभी ना आपके पास कोई फिशिंग लिंक आता है या आप उस पर क्लिक करते हैं, तुरंत वो आपको एक्टिव कर देता है कि हाँ ये फिशिंग लिंक है। आप उसमें डेटा मेंशन करते हैं, वो डेटा उसके पास शो ऑफ हो जाता है एक। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उसको ना, एक एप्लीकेशन होता है मोबी आर्मर, एक एप्लीकेशन है मोबाइल का, तो मोबी आर्मर पे आप QR कोड हो या फिर कोई आपका फिशिंग लिंक हो, कोई भी आप आपके पास आए, मोबी आर्मर में आप उसको डालो, चेक करो, तो ऑटोमेटिक वो बता देगा ये लिंक कहाँ से जुड़ा हुआ है और ये किस लिए बना है। तो हमें वो बता भी देगा कि आपके लिए ये थोड़ा हार्मफुल है या आपके लिए सिक्योर है। तो कोई भी लिंक आता है तो हम उस पर डाल के हम चेक कर सकते हैं, QR को भी और हम उस पे फिशिंग लिंक को भी हम उस पे चेक कर सकते लेकिन लिंक्स और QR कोड तो आजकल हर कोई शेयर कर रहा है। जी। हम लोग कुछ भी अगर बाय कर रहे हैं तो नॉर्मली फोन पे भी QR कोड आता है, हम डायरेक्टली उसमें पेमेंट कर देते हैं। और कई बार ऐसा भी बीच में हो रहा था कि जो पेटीएम वगैरह के स्कैनर लगे होते थे शॉपकीपर्स के पास में, तो स्कैमर्स ने उसके ऊपर अपना एक QR कोड लगा दिया था, जिससे आपका अकाउंट हैक हो जा रहा। तो इन सब चीजों से कैसे बचा जा तो सकता है? उसमें मैम मैंने जैसे आपको अभी पहले बताया मोबी आर्मर का, आप जैसे ही उस एप्लीकेशन को में उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो वो तुरंत ही स्कैन होने के बाद वो आपको ये बता देगा ये जो QR कोड है ये बना किस लिए है, तो ये पेमेंट के लिए बना है या मैलवेयर के लिए बना है। जैसे हम लोग पेटीएम या गूगल पे किसी चीज से भी पेमेंट करते हैं तो डायरेक्टली पेमेंट का स्कैनर हो जाता है मोबी आर्मर, तो उसमें अगर आप जाके स्कैन करते हो तो फिर उसके बाद डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हो। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये भी होगा ना कि कितनी बार स्कैन करके चेक करो, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं आप होता। इसको इंस्टॉल करो, वो तुरंत ही अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। लाइक आप कोई भी स्कैन करें तो वो ऑटोमेटिक उसको स्कैन कर लेगा। ओके, तो इसमें कितना टाइम लगता है? मुश्किल से मुश्किल 1-2 सेकंड। क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं है आज के टाइम में। जी बिल्कुल। और OTP की अगर बात करें तो हर चीज में आजकल OTP मांगा जाता है। अगर कोई Amazon या फ्लिपकार्ट या किसी भी कोई भी कुरियर वाला आ रहा है तो उसे OTP चाहिए, तो इसमें फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? देखिए आज के टाइम पे OTP की जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या होता है कि OTP किसी को परेशान करने के लिए, जैसे SMS बॉम्बर वगैरह यूज कर लेते हैं हम लोग, या कोई अलर्ट, तो हमें उसमें क्या चाहिए कि पहले अलर्ट होना चाहिए कि OTP क्या है। तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल की जो डू नॉट DND बोलते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब वाली जो पॉलिसीज होती है उसको हमें स्टार्ट करना चाहिए। उसमें क्या होगा, जो स्पैम मैसेज होते हैं जो परेशान करने के लिए होते हैं वो हमारे ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगे, स्पैम में चल जाएंगे। DND।
उसे। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ओटीपी मांग रहा है सामने वाला, तो वो ऑटोमेटिक हमें पता लग जाएगा कि ये ओटीपी किससे जुड़ा हुआ है, और वो ओटीपी आप उसको देंगे, क्योंकि पता तो आपको भी है कि वो मैसेज में क्या आया हुआ है। लाइक उसमें पहले लिखा होता है कि दिस ओटीपी इज बिलोंग टू क्रेडिट या डेबिट, या इतना पेमेंट के लिए आपके लिए ये ओटीपी बना है, इतना पेमेंट होगा। तो वो चीजें तो पढ़ने वाली है कि हमें क्या ओटीपी किसको देना है या नहीं देना। एक सामने वाले से अगर आप फ्रॉडस्टर को खुद ही इनवाइट कर रहे हैं कि आओ हमारा अकाउंट हैक कर लो या हमारे अकाउंट से पैसा ले लो, वो तो मैसेज बना के भेजेगा ही। देखो, गलती तो हमसे कहीं ना कहीं चूक होती है, वो नए नए तरीके आजमाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमसे भी कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि जब भी कोई ओटीपी मांगता है ना, तो मेरे माइंड में भी थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए मैं रुकती हूँ कि कहीं ये कुछ गलत तो नहीं है। फिर से उसे रीड करती हूँ सही से, तब जाके ओटीपी देती हूँ। लोन को लेके काफी सारे मैसेजेस आते हैं कि आधे घंटे में 10 मिनट में तुरंत आपको लोन मिल जाएगा, कोई गारंटी और कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, और लोग लालच में आकर तुरंत उस पर क्लिक करते हैं। तो ये जो फेक लोन स्कैम है, ये क्या है? आप ये क्या करते हैं, टारगेट अपने आप इसके पास जाता है। एक तो होता है कि फ्रॉडस्टर ढूंढे विक्टिम को, उसके पास जाए, टारगेट बनाए, बट टारगेट खुद फ्रॉडस्टर के पास जाता है। वो वहां पे क्या करता है कि हमारे अंदर, जैसे आपने पहले भी बताया कि पेशेंस की कमी है, राइट। तो यहाँ पे वो पेशेंस की कमी का वो लोग फायदा उठाते हैं। उनको नीड है, उन्होंने 5,000 का लोन लिया, एप्लीकेशन कर लेते हैं इंस्टॉल। अब आप ये देखिएगा, कोई भी एप्लीकेशन अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, राइट। हम उसे पढ़ते तो नहीं है, कोई नहीं पढ़ता, उसको इंस्टॉल कर लेता है डायरेक्ट। आप अलो एग्री पे क्लिक करेंगे, देन एक्सेस। हमें ये नहीं पता हम उस एप्लीकेशन को एक्सेस किस किस चीज का दे रहे हैं। लाइक आप उसको मीडिया एक्सेस दे रहे हैं, आप नोटिफिकेशन एक्सेस दे रहे हैं, लोकेशन एक्सेस दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट एक्सेस दे रहे हैं। फिर देन आप उनसे 5,000 10,000 जो भी लोन ले रहे हैं, उसके बाद वो क्या करेगा कि लोन लेने के बाद आपको 2 से 3 दिन तक आपको कुछ नहीं बोलेगा। आप वो लोन रिटर्न कर दें, मतलब लोन वो दे भी देते हैं। हाँ, पैसा अगर आप लोन देते हैं, वो ऐसा नहीं है नहीं देते, लोन देते हैं, बट 5,000 आप उसका रिटर्न कर दो, प्लस जो भी उनका इंटरेस्ट वगैरह है। बट उसके बाद उनका असली खेल स्टार्ट जब होता है, जब आप उसका पैसा रिफंड कर दोगे। वो आपको बोलेगा कि 10,000 रुपए और देने हैं आपको, ये फाइल चार्ज था, ये चीज थी। आप मना करोगे कि मैं तो नहीं दे रहे, तो उसके बाद वो क्या करेगा कि आपके पास एक लीगल नोटिस बना के भेजेगा, आधार कार्ड वगैरह से, या कोई लीगल नोटिस पे आपको, उसमें आपको इंटरपोल, सीबीआई, स्टेट पुलिस, यहाँ तक कि I4C, MHA तक की आपको उसमें स्टैम्प मिलती है लगी हुई। तो ये सारे फेक होते हैं। ये सभी फेक हो सकते हैं नोटिस, क्योंकि अगर आपको नोटिस आएगा ही तो पुलिस खुद ही नहीं आ जाएगी कि आपके पास। पुलिस को तो पता होता है, आइडेंटिटी करा होता है, आप अपने प्लेस पे हो। आप ऐसा तो है नहीं कि आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो। तो ऐसे केसेस में नोटिस आने से पहले पुलिस आएगी आपके पास? अगर वाकई में आप सामने वाली पर्सन ठीक है तो, बट अगर इसमें ये फ्रॉडस्टर हैं तो इनका तो पुलिस से कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो पुलिस से बचेंगे खुद, ये तो खुद बचेंगे। सपोज दैट मैंने ये फेक लोन ले लिया, ठीक है, और फिर मुझे ये नोटिसेस आ गए जी, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इसमें अगर ये नोटिस डाल रहे हैं या आपको हरासमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट ही कंप्लेंट करनी चाहिए। इसकी कंप्लेंट करने के बाद इसके ऊपर जो भी एक्शन होगा वो किया जाएगा। बट प्रॉब्लम ये आती है कि मोस्टली फैमिली, मोस्टली पर्सन्स घबरा जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने तो पैसे लिए हैं। बिल्कुल, और उनको ये भी नहीं पता होता कि लीगल नोटिस होता कैसा है। वो सभी ये सोचते हैं कि लीगल नोटिस है और ये कोर्ट में जाएंगे, इससे हम पैसा दे ही देते हैं। वो लोग उनको 10,000 रुपए ज्यादा देंगे या 15,000 देंगे, उसके बाद वो दोबारा बोलेंगे कि इतना पैसा और देना है। आप मना करोगे कि मैं तो नहीं दे रहे इतने पैसा, तो वो फिर आप उसका असली खेल जब स्टार्ट हो जाता है कि वो आपका जो डेटा उठाया है, फोटो को उठाएगा, मॉर्फ करेगा, न्यूड बनाएगा, या जो भी हम कहते हैं आज के टाइम पे आपके फोटो के साथ छेड़छाड़ करेगा, तो डीप फेक बोलते हैं। तो छेड़छाड़ करने के बाद वो आपको भेजेगा कि मैं इसको वायरल कर रहा हूँ। उस वजह से आप डर जाओगे। आप ना तो अपनी फैमिली को बताओगे, ना ही किसी के साथ शेयर करोगे कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। आप प्रूव भी नहीं कर पाओगे ना लोगों को। हाँ, क्योंकि वो चीजें जो टेक्निक है आज के टाइम पे तो कुछ पता लग रही है, बट
आज भी बहुत जगह पे ऐसा है कि समझ नहीं पाते हम वो टेक्निक है क्या। कहीं ना कहीं ये मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, हरासमेंट में हम चले जाते हैं, हमारा माइंड स्ट्रेस बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। उसके बाद आप उसको पैसे भी दोगे, वो जो बोलेगा वो भी करोगे। उसके तुरंत बाद क्या होता है कि मोर ऑफ कर देगा, वो आपको बोलेगा मैं तो इसको वायरल कर रहा हूँ। अगर आपने मना कर दिया तो वो बोलेगा मैं वायरल कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। जो हम माइंड में आता है ना कि ये वायरल कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है। वो वायरल करेगा ही नहीं सारी चीजें, क्योंकि आज के टाइम पे हमारी जो पुलिस है, हमारी जो साइबर कमांडोज बैठे हैं हमारे, जो हर एक पॉइंट पे उनकी नजर रहती है। अगर वो वायरल करेगा तो वो खुद फंस जाएगा, बट इन चांस अगर वो वायरल भी कर देता है तो आपके पास किसी भी फोटो या कोई भी फोटो मॉर्फिंग या कोई भी डेटा ऐसा आता है, आपको लगता है कि ये न्यूड है या ये हमारे किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप उसकी एक वेबसाइट होती है stopncii.org। stopncii.org। उस पे जाके आप ओरिजिनल फोटो और जो मॉफ फोटो है वो दोनों डाल के आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, जिससे विद इन 10 to 15 मिनट समथिंग वो सभी प्लेटफॉर्म से हट जाएगा, फोटो सारे प्लेटफॉर्म से डिलीट हो हट जाएगा। ओके। हाँ, बट ये रेयर चांस होता है कि कोई वायरल करता है, बट लोन एप्स में मुश्किल ही कोई वायरल करेगा, नहीं करता है। और उनका काम ही होता है, अगर आप उनको 1 वीक तक अगर आप उनको एंटरटेन नहीं करते, आप उनको धमकियां देने या जो भी है, आप उन्हें एंटरटेन नहीं करते तो वो नहीं कर रहे हाँ आप। तो एक हफ्ते के बाद एक हफ्ते के बाद वो क्या करेगा, वो आपको एंटरटेन करना छोड़ देगा। ओके, यहाँ हाँ, हमारी बात नहीं बन रही। हाँ, हमारी बात नहीं बन रही है। उसके पास सेकंड टारगेट आ जाएगा, फिर वो सेकंड टारगेट को देखेगा, अब वो आपकी तरफ आपको मैसेज भी नहीं करेगा। ओके, तो इससे एक सीख मिलती है कि अगर इस टाइप के कोई भी लोन का अगर आपको लुभावना ऑफर दे तो आपको इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। और सेकेंडली, अगर आपने ले लिया तो आपको ऐसी कोई नोटिस आता है तो आप जाके किसी एडवोकेट, किसी लॉयर से उसकी वेरिफिकेशन कराए कि ये रियल है या फेक है। बिल्कुल, या हम पुलिस में भी मेन रहेगा हमारा, पुलिस में जाके कंप्लेंट करें, जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके कंप्लेंट करें कि ऐसा था और हमने ऐसे ऐसे लोन लिया था। इससे अच्छा है कि आप चीजों को एक्सेप्ट कर लो, पहले एक्सेप्ट कर लो। और दूसरा प्रॉब्लम जो हमने अभी तक देखी है कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी हमारे पास जो कंप्लेंटेंट आते हैं या जो भी, वो पूरी फुल फ्लैग बातें नहीं बताते कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। वो अपनी गलती नहीं बताते कि हमने लोन लिया था। वो ये बोलेंगे कि सर हमारा अकाउंट, हमारे ना इतना इतना पैसा चला गया है, मेरे पास ऐसे गंदे फोटो आए हैं। तो जैसे पुलिस ऑफिसर उनको बोलेंगे कि यार तुम्हारे फोटो कैसे गए, उनके पता नहीं सर कैसे गए, बिकॉज वो मैनिपुलेट, पुलिस को सारी चीजें जब तक नहीं बताएगा तब तक तो पुलिस भी थोड़ा। ऐसे केसेस तो बहुत आते होंगे आप लोगों के पास डेली मैम, अगर बेसिक देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आप ये लगा लो बहुत ज्यादा केसेस इन्हीं चीजों के आते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स के, या फिर हम ये कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के या लोन एप्स के। ओके, तो पार्ट टाइम जॉब्स में क्या स्कैम? पार्ट टाइम जॉब्स में क्या होता है मैम, मान के चलो अभी जैसे कोई भी बच्चा है 12th की है उसने, तो वो फेसबुक चलाता, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं। तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में क्या होता है मैम, 12th करने के या ग्रेजुएशन करने के बाद क्या होता है कि बच्चे ना बिल्कुल अलर्ट पे आ जाते हैं कि हमें जॉब करनी है, राइट, और अच्छी जॉब करनी, अच्छी सैलरी पैकेज चाहिए। हाँ, तो वहाँ पे उनको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे कि 25,000 रुपये महीना आपको मिलेगा, 30,000 रुपये महीना आपको मिलेगा, आप वर्क फ्रॉम होम रहेगा, आपको ये काम करना है 4 से 5 घंटे। हाँ, डेटा एंट्री का जो भी है वो काम करना है, और आप अपना ये डेटा हमें भेज दो। ठीक है, आप भेज दोगे, आप डेटा भेजने के बाद वो क्या करेगा, आपको काम देगा, थोड़ा 1-2 दिन काम देगा कि आप ये काम करो, ये काम करो। जब आप काम करके देना स्टार्ट कर दोगे तो वो क्या करेगा कि उस काम के अंदर कोई ना कोई कमी निकालेगा कि मैम आपने ये काम यहाँ पे गलत किया। उसके बाद तुरंत ही क्या होता है कि वो आपको बोलेगा कि आपको तो इतना फाइन देना पड़ेगा। ओके, आप उसको काम करके दे रहे हैं बट उसको वो काम अच्छा नहीं लगा, तो उसने बोला कि आपको फाइन देना पड़ेगा। तब अगर आप फाइन ले रहे हैं, वो पैसा लेगा, वो आपसे पैसा लेने के बाद क्या करता है, वो दोबारा आपको बोलेगा कि हम आपके खिलाफ नोटिस निकाल रहे हैं, हमें इतना पैसा और दो। और 10th-12th के बच्चे तो तुरंत परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाते हैं मैम, बहुत ज्यादा हरासमेंट हो जाती है उनके माइंड में कि मैं कहाँ पे फंस गया। फैमिली को भी नहीं बता पाते, बिकॉज मेन इसमें नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि फैमिली को वो लोग समझते नहीं कि फैमिली कोऑपरेट करेगी इस चीज। ये बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली। हाँ,
क्योंकि हर एक आज के टाइम पे आप ये लगाइए कि हर एक लड़की है चाहे लड़का है जो भी है, दोनों में इतना डिफरेंस हो जाता है कि वो लोग पता ही नहीं उनको कि फैमिली को बताएं कैसे। उनको माइंड में ये रहता है कि फैमिली मेरे को गलत ले लेगी, यहाँ वो मुझे समझेगी नहीं, मुझे ही ब्लेम करेगी हमें। हाँ बिल्कुल, तो ये नेगेटिव पॉइंट जाता है और फिर वो लोग उसी चीज का फायदा उठाते। फैमिली से शेयर करें तो प्रॉब्लम खत्म है किसी भी प्रकार की है, चाहे फिर और किस किस टाइप के फायदे उठाते हैं? वो आपको फोटो मॉर्फिंग करेंगे। मेन गुम के जो भी होता है लास्ट में जाके फाइनेंशियल फ्रॉड ही होता है अगर देखा जाए। और जो अभी हमने अगर हम थोड़ा सा साइबर क्राइम से हट के बात करें तो बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है कि लाइक जो फ्रेंड्स हैं या बॉयफ्रेंड्स हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनल फोटो रखते हैं। राइट। और लड़कियां क्या करती हैं, अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उनको भेज देती हैं। अभी एक सोनीपत में हुआ था, सेम केस था। किसी लड़की ने अपने बेस्ट फ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को एक न्यूड फोटो सेंड कर, उसने क्या किया, अपने बेस्ट फ्रेंड को वो फोटो दी। बेस्ट फ्रेंड को फोटो देने के बाद उसने इंस्टाग्राम से उस लड़की से कांटेक्ट किया, बोला मैं ऐसे ऐसे तेरा फोटो ये है, मैं इसको वायरल कर रहा हूँ। वो लड़की सेकेंड ईयर थी, मास्टर कर रही थी वहां पे। बिकॉज हम उस कॉलेज में गए थे तो वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह था, तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, बताया हमें कि सर ऐसे ऐसे है। तो वो उस लड़की को बोला गया कि आप रोहतक जो है, रोहतक आओ और वहाँ पे इस होटल में आ जाना, ये रूम नंबर ये है। तो हमने पुलिस से बात करी, हमने रिक्वेस्ट की वहाँ पे कि सर एक बार ऐसे ऐसे सीन हुआ है और पर्सनली आप जाके देख गए। तो उस लड़के ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो चीजें पे उसने हमारे सामने बताई, मेरे सामने बताई उसने, बट वो अपनी फैमिली के सामने नहीं बता पाई। क्योंकि फैमिली के सामने नहीं बता पाई क्योंकि उसको यही डर था कि फैमिली मेरे को नहीं समझेगी। फैमिली नहीं समझेगी या गलती भी उसकी थी? हाँ बिल्कुल, गलती उसकी थी वहाँ पे कि उसने अपनी पर्सनल फोटो ऐसे नहीं डालनी चाहिए थी उसके पास। उसके बाद हमने वहाँ पे पुलिस को बोला, पुलिस गई पीछे पीछे लड़की के। तो मैम जब वहाँ पे रूम में गए तो वहाँ पे लड़की 4 लड़के वेट कर रहे थे उस रोहतक में जो बस स्टैंड के पास में है जो गेस्ट हाउस, वहाँ पे 4 लड़के वेट कर रहे थे। तो इमीडिएट जो रोहतक पुलिस ने वहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट पे एक्शन लिया, तो जब वो लड़की बच पाए। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि अगर 4 लड़के वहाँ पे थे तो वो उसको ब्लैकमेल करने का एक स्टार्टिंग थी। वो स्टार्टिंग करते करते क्या पता वो लड़की जिंदा रहती नहीं रहती, बहुत बहुत बुरी हालत हो जाती। हाँ, बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छा काम किया कि किसी लड़की की लाइफ सेव करी आपने। और मुझे लगता है कि इस टाइप की जो प्राइवेट पिक्चर्स होते हैं शेयर करना, तो चलो आपने शेयर किया, किसी के पास पहुंचा नहीं। बहुत लोगों के माइंड में ये होता है कि मेरी पर्सनल फोटोज, मेरी प्राइवेट फोटोज मेरे फोन में प्राइवेट है। बिल्कुल। तो क्या अपनी प्राइवेट फोटो अपने फोन में भी पर्सनल है? मेरे हिसाब से तो नहीं है मैम। बिकॉज क्या होता है कि लाइक अभी जो हम लोन एप्लीकेशंस के लिए बात कर रहे हैं, तो आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, आपको नहीं पता वो एप्लीकेशन किस काम का है। और बहुत बार क्या होता है कि हम अनजाने में भी कोई एप्लीकेशन ऐसे इंस्टॉल कर देते हैं और हम उसको ओपन करते हैं तो हम उसको अलो 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 या अलो एग्री क्लिक करना स्टार्ट कर दे, बट हमें नहीं पता हम उसको परमिशन क्या दे रहे हैं। लाइक हम उन्हें उसे परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारा डेटा ले लो, आप हमारे कैमरा एक्सेस ले लो, आप हमारे माइक का एक्सेस ले लो। तो हम फुली फ्लैग जब उसके साथ फोन शेयर कर रहे हैं, अपना पूरा एक्सेस उसको दे रहे हैं, तो फोटो तो आई थिंक हमारा फिर प्राइवेसी बचती नहीं है। उनके डेटाबेस में जाके वो फोटो सेव हो जाती है, क्योंकि हम खुद ही अलाउ कर रहे हैं, एक्सेस तो खुद ही दे रहे हैं, वो सामने से पूछ के एक्सेस ले रहे हैं। बिल्कुल। तो हम रूल जो उसकी पॉलिसीज है हम उनको अलो कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं कि हाँ आप ले लो एक्सेस। तो आई थिंक फिर वो जब सेकंड पर्सन्स के पास चली जाती है तो मे बी वो प्राइवेसी बचती नहीं है। क्योंकि कई बार लोगों के ऐसे वीडियोस और ऐसे फोटोज लीक होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल अभी आपने भी दिया जी, तो उसके बाद लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और दूसरी अभी एक दिल्ली की किसी 4 स्टार होटल का भी अभी केस हुआ रिसेंटली, 1 वीक हो रहा है, कि एक न्यूली मैरिड कपल वहां जाता है हनीमून के लिए और उनके कमरे में एक कैमरा लगा हुआ था जी, जिसके बाद जब वो वीडियो अपलोड हो रही थी तो उस टाइम में उनके रूम में एक टीसीडीज का कोई सॉन्ग था। वो एक्चुअल में क्या था मैम, इसमें हाँ उसमें क्या था मैम कि हम वो लोग वहाँ पे जो भी उनका हनीमून वगैरह या जिसके लिए भी आए हुए थे, उनके जो पर्सनल मूवमेंट थी वो 4 स्टार होटल में जो कैमरा स्पाई कैमरा हम बोलते हैं उसको, कि हमें नहीं दिखता नॉर्मली। अगर हम देखें तो वो दिखेगा नहीं हमें कहाँ पे लगा हुआ है। तो
उसने उनको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद उसमें अच्छा हुआ कि उन लोगों ने वहाँ पे उस टाइम पे एक सॉन्ग प्ले किया हुआ था जो टी सीरीज से बिलोंग करता है। जी। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको रिकॉर्ड करके वहां से रिकॉर्ड करने के बाद उसको तुरंत ही वायरल कर दिया। बट टी सीरीज ने इतना अच्छा काम किया उसमें कि उनका कॉपीराइट था, इसी वजह से उन्होंने उसको कॉपीराइट के भी ऐसे हटा दिया सोशल या यूट्यूब जहां से भी उसको अपलोड किया गया था प्लेटफॉर्म से। तो मैम ये आज के टाइम पे तो नॉर्मली है कि स्पाई कैमरास का पता नहीं हमें कहाँ पे लगा हुआ है या क्या एक्सेस कहाँ पे है। तो इस स्पाई कैमरा को कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे ढूंढे रूम में कि कुछ ऐसा कैमरा है या नहीं? देखिए वैसे तो काफ़ी एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे हमें कैमरा डिटेक्टर करके एप्लीकेशन आता है कि आप जैसे लाइट बंद कर दें यहाँ पे और उस कैमरा डिटेक्टर को आप ओवरराइड करें, घुमाएं, जहाँ पे भी आपको जहाँ पे कैमरा होगा वहाँ पे एक रेड लाइट दिखेगा छोटा सा कि यहाँ पे कैमरा है। बट मेरा जो मेन ये है, हमें खुद नहीं पता कि मोमेंट में कि वहाँ पे कैमरा लगा कहाँ पे है, उसके लिए हम कैमरा डिटेक्टर यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जिसके साथ ऐसी हरकत होती है तो वैसे में विक्टिम क्या एक्शंस ले सकता है? अगर किसी के साथ इसी वीडियो बन रही है या कुछ भी है तो सबसे पहले तो मैम हमारा ये होता है कि आप हरास ना हो, आप ब्लैकमेलिंग में ना आए, आप अच्छे से पुलिस के पास जाएं, उनको बताएं कि सर ऐसे ऐसे हुआ है। वो वहां से वीडियो हटाने में आपकी हेल्प करेंगी, जो भी आपकी मदद उनकी तरफ से बनेगी। बिकॉज पुलिस हमारी जो है कि काफ़ी कोऑपरेटिव होती है कई चीज़ों में देखी जाए तो। आप ये लगाइए कि कोई भी सेंसिटिव मैटर आता है या फिर ऐसा कोई विक्टिम के पास आता है तो उसको ना तो एक्सेस देखना है, फिर पहले उसको एनालाइज करना चाहिए ये वीडियो बनी कहाँ पे है, वो लास्ट मोमेंट जो थी उसकी वो कहाँ की थी। लाइक किसी होटल की थी, उसके घर की थी या बाहर की, तभी तो वो बता पाएगा ना मेरी ये वीडियो वहाँ पे बनी है। जी। तो नहीं, कई लोग तो मतलब पुलिस के पास जाने से भी कतराते हैं कि पुलिस सपोर्ट नहीं करेगी, पुलिस पे भी कई लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। नहीं, मेन चीज़ तो मैम ये भी मानते हैं कि ठीक है पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं, बट सॉल्यूशन तो मैम पुलिस ही करेगी। ट्रस्ट तो बनाने से बनेगा, वो लोग जाएंगे तो तभी वो हो पाएगा। बट आप ये चीज देखिए, अगर वो पुलिस के पास नहीं जाते हैं तो वो पर्सन उनको कितना हरास करेगा। राइट। आज भी आपको जाना ही पड़ेगा, या तो आप सुसाइड करोगे, कोई गलत स्टेप लोगे, या तो आप पुलिस के पास जाओ। तो बेटर है कि आप पहले चले जाओ ना, आप पहले चले जाओ वहाँ पे, पुलिस को बोलो, समझाओ, बताओ उनको कि हमारे साथ फुली फ्लैग बताओ कि सर हमारे साथ ये हुआ है। ये नहीं कि आप अपनी गलतियां छुपा रहे हैं और सामने वाले की जो आपके साथ हुआ वो बता रहे हैं, तो उससे तो इन्वेस्टिगेशन बनती नहीं है। बिकॉज आप पहले उनको बोलोगे कि सर मैं वहाँ पे उस होटल में गया था और वहाँ पे ऐसे ऐसे मेरी एक रिकॉर्डिंग बनाई गई, ये कैमरा वहाँ पे लगा हुआ था, ताकि पुलिस उसी इमीडिएट एक्शन से उस पर्सन से जाए, उस प्लेस पे जाए, लाइक होटल है, गेस्ट हाउस है, जो भी है वहाँ पे जाए, उस पर्सन से वहाँ पे वो अच्छे से देखे कि भाई है क्या, और फिर वहाँ पे पूछताछ भी हो, ताकि क्रिमिनल जो होता है ना मैम वो पकड़ा जाए, उसकी हिम्मत ना बढ़े, इसी में मतलब अगर हम देखें कि कैमरास का अगर वे देखे तो बहुत ज्यादा होता है। अभी एक पानीपत में था मैम, क्या हुआ कि घर में उसके ऑफिस में कैमरा लगे हुए थे, बॉस के ऑफिस में तो कैमरे लगे हुए थे। तो उसका क्या था, उसका अफेयर था उसकी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ, जो बॉस थे, तो अफेयर हुआ उनका। तो उन्होंने कुछ भी जो उनके पर्सनल मोमेंट थे वो रिकॉर्ड हो गए। तो वहाँ पे जो वाईफाई वगैरह या कैमरे वाला होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन आईडी पासवर्ड उसके पास था, वाईफाई वाले या कैमरे वाले के पास। तो उसने उसको देखा, उसको कैप्चर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया और सेव करके उसको वाया मेल उसको भेज दिया कि आई वांट मनी। तो आप सोचिए, लाइक अभी हमारे पास अगर कोई घर में राउटर लगाओ और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कोई भी आप देखना, जब भी कोई नया राउटर लगता है तो सबसे पहले उसमें पॉइंट आता है कि यूजर नेम होता है एडमिन लिखा होता है ना, एडम लिख देता है, कोई एडमिन लिख देता है, और उसका पासवर्ड कॉमन होता है admin@123। बट हमें फायदा पता क्या होता है कि हमें बस ये जानना कि हमारे वाईफाई का पासवर्ड क्या है, हमें ये नहीं जानना कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन आईडी पासवर्ड क्या है, बिकॉज मोस्टली एक्सेस तो उसी के पास है जिसके पास कॉन्फ़िगरेशन पासवर्ड है। तो वाईफाई का जो पासवर्ड है जी उनके पास, तो उससे वो क्या मतलब चीज डाटा निकाल सकते हैं? लाइक आप ये लगाइए, वाईफाई लगाया, हाँ, वो पूरा एक्सेस उसके पास हो सकता है। किस टाइप का एक्सेस किया? लाइक उसका आईपी एड्रेस, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस, वो और उसके से जुड़ा हुआ, लाइक कोई उससे कैमरा जुड़ा हुआ है तो वो उस वाईफाई से, उस आईडी से उस कैमरा को देख भी सकता है कि वो कैमरा क्या क्या उसके सामने क्या है। ओके, सपोज दैट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कि
मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ, सबके घर में आजकल लगा होता है, तो वाईफाई से वो क्या क्या डाटा हमारा वो देख सकते मैम जैसे लाइव है, लाइक आपके यहाँ पे वाईफाई लगा है या सीसीटीवी कैमरा लगा है, उस वाईफाई से कोई ना कोई सीसीटीवी कैमरा भी एक्सेस होगा। और कैमरा एक्सेस है तो आप ये लगाए नॉर्मल सा कि उस कैमरा का जो आईपी है वो एक्सेसिबल है, बिकॉज उसके पास कॉन्फ़िगरेशन आईडी पासवर्ड उसके पास है, तो सारा डेटा उसके पास ऑलरेडी है। आपके कैमरा जितने भी आपके सीसीटीवी कैमरास हैं उस राउटर से कनेक्टेड हैं या अदर राउटर से कनेक्टेड है। बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन हम करने के बाद क्या करते हैं, हम उसको बोल देते हैं एनवीआर का या डीवीआर का, जो भी आप एनवीआर लगा होता है, कि आप इसको अपने पास रखो, जब हमें नीड होगी हम आपको बता देंगे। तो मतलब हमारे जो पर्सनल कैमरास में रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, हमारे ऑफिस का एरिया हो चाहे कोई भी एरिया हो, तो वो सारी रिकॉर्डिंग्स उसके पास भी जा रही है। वो देख रहा है, लाइव देख रहा है मैम, ओके वो लाइव देख सकता है, बिकॉज सब कुछ उसके पास, कॉन्फ़िगरेशन पासवर्ड सब उसके पास है। ओके तो ये पासवर्ड्स अगर हम लोग चेंज कर दे तो उनके पास फिर एक्सेस नहीं होगा। बिल्कुल, हमें कॉन्फ़िगरेशन पासवर्ड आईडी लेना चाहिए उनसे और अपने हिसाब से हमें वो पासवर्ड बनाना चाहिए। ये चीजें कभी कोई नोटिस नहीं करता एक्चुअली। बिल्कुल नहीं, आज के टाइम पे मैम रियलिटी तो यही है, हमें चाहिए स्मार्ट वर्क, हमें चाहिए होता है कि हम मेहनत ना करें बट फल मिल जाए। राइट तो कॉन्फ़िगरेशन तो सामने वाला करके चला गया, तो वो बट फल उनको ये नहीं बहुत पता। खट्टा भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, तो वो जहरीला हो गया मैम, जहरीला खट्टा तो हो नहीं, गया। जहरीला हो गया। सो जैसे लैपटॉप वगैरह वाईफाई से चल रहा है तो उसके डाटा का एक्सेस तो नहीं जाएगा नहीं, अगर वो लेना चाहे तो, अगर किसी के पास आपके वाईफाई का एक्सेस है और उसको आईटी की अच्छी सी नॉलेज है, ओके तो वो आप लैपटॉप छोड़िए, आपके मोबाइल तक का एक्सेस ले सकते। जो मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड है बिल्कुल वो उसका एक्सेस ले सकता है। बिल्कुल। ओह रीजन क्या होता है कि लाइक आप वो राउटर का तो एक्सेस ऑलरेडी उसके पास है, अब वो उस राउटर के आईपी को स्कैन कर लेता है, स्कैन करने के बाद तुरंत ही उसको पता लग जाता है कि ये आईपी जो राउटर का ये आईपी है ये इस मोबाइल का है, ये आईपी डिवाइस कनेक्ट। बिल्कुल, तो सारी चीजें उसमें पता लग जाता है, ये आईपी इस डिवाइस से रिलेटेड है, ये आईपी इस डिवाइस से रिलेटेड है। तो उसमें पता लगने के बाद वो क्या करता है कि उस आईपी से एक्सप्लॉइट कर ले, जैसे आपके नेटवर्क में चला जाएगा, आपके मोबाइल का एक्सेस ले लेगा, क्योंकि आप हो तो एक ही नेटवर्क में ना, तो मोबाइल, फिर हमें लगता है कि हमारा मोबाइल हैक हो गया लास्ट में, कि क्योंकि कुछ चीजें अपने आप चलने लगी हैं तो हम सोचते हैं कि ये हैक हो गया, बट ये हैक नहीं है, ये एक टेक्निक होती है नॉर्मली। जिसके भी पास वाईफाई का पासवर्ड होगा या वाईफाई की चीजें होंगी तो वो ऑटोमेटिक किसी भी डिवाइस का उस वाईफाई से कनेक्टिविटी से डेटा ले सकता है। सपोज दैट कि हमें पूरी नॉलेज नहीं है और हमारा काम, हमारी डाटा किसी और के हाथ में भी जा रही है, जा रहा है, और हमें लग रहा है कि हमारा फोन हैक हो रहा है। बिल्कुल। अभी आपने देखा भी होगा कि एयरपोर्ट्स वगैरह पे पोर्ट लगे होते थे, चार्जिंग पोर्ट लगे होते हैं, राइट हम जाते हैं यूएसबी लगाते हैं, फोन कनेक्ट करते हैं कि चार्ज कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता हमारा डेटा भी गायब हो सकता है। अच्छा बिल्कुल, आपका डेटा जा रहा है वहां से। दैट्स व्हाई हम लोग बहुत हाई रिस्क जोन पे हैं। इसका ये कह सकते हैं कि हम सेफ तो है नहीं मैम, डिजिटल जोन में हम बिल्कुल सेफ नहीं है, 1% भी सेफ नहीं, बिकॉज आपकी डेली रूटीन, डेली शेड्यूल जो है या आपकी जो भी प्रोडक्टिविटी है उस पे आपके मोबाइल का हक है पूरा, राइट बिकॉज मोबाइल आपको चला रहा है, आप मोबाइल नहीं चला रहे हैं। ये बात 100% ट्रू है कि मोबाइल हमें चला रहे हैं। जैसे अभी हमने मोबाइल हैक की बात कही कि हमारा एक्सेस किसी और के पास जाता है, तो कई बार हम बहुत कॉमन हो गया, लोगों का कमेंट आते हैं, लोगों का स्टेटस लगा होता है कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका है, तो कोई भी मैसेज का रिप्लाई ना करे, तो व्हाट्सएप फेसबुक हैक करके लोग फ्रेंड्स से पैसे भी मांगते हैं। उन्हें लगता है कि ये मेरा ही फ्रेंड है, या कोई अजीब सी पोस्ट डाल देते हैं। तो व्हाट्सएप हैक होने से कैसे बचाया जा सकता है? मैम व्हाट्सअप हो गया, हमारा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मैं एक थोड़ा सा मेथोडोलॉजी आपको बता देता हूँ उसके बारे में, ये हैक कैसे होता है। राइट आपने एक चीज सुनी होगी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप वेरिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। ये हमारे ईमेल के लिए भी होता है, ये हमारे फेसबुक के लिए भी होता है, ये इंस्टाग्राम के लिए भी होता है, ये ही हमारे व्हाट्सएप के लिए भी होता है। आप एक चीज लगाइए, अगर सपोज करें आपकी जैसे हमने पासवर्ड्स के रिगार्डिंग बात करी थी पहले ही, आपका मेल आईडी है या आपका कोई फेसबुक आईडी है, हम उसको उठा के वहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में हम आपका नाम डाल के, जो भी आपका पासवर्ड है, @ डेट ऑफ बर्थ, रीजन क्या, आप ना मोस्टली क्या करते हैं कि लाइक अपने एनिवर्सरी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर, याद रहे। बिल्कुल, जो या बच्चे की हम डाल देते हैं, और डालने के बाद हम उसको लॉगिन कर लेते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि ये नॉलेज फ्रॉडस्टर को भी है या नहीं है। अब आती है मैम बात कि
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में एक रियर हम सभी को बोलते हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए सभी का। अगर आप नहीं करोगे तो फ्रॉडस्टर तो करेगा। अभी फर्स्ट स्टेप था, मैं लॉगिन कर गया आपकी फेसबुक या इंस्टा जो भी आईडी है। लॉगिन करने के बाद मैंने उसके अंदर पर्सनल इन्फो में गया, ठीक है, मैंने वहां पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दिया आपका। ऑन करने के बाद जो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के बाद मैं उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ या अपना जीमेल डाल रहा हूँ, जो भी मेरा जो भी फ्रॉडस्टर का ईमेल है या मोबाइल नंबर है वो हम वहाँ पे डाल रहे हैं। और डालने के बाद हम उसको बंद कर, ठीक है। अभी क्या रीजन होता है, आप दोबारा फिर लॉगिन करोगे अपने पासवर्ड से करोगे। अब मैंने उसका पासवर्ड बदल दिया है, आप लॉगिन करोगे, आप लॉगिन कर ही नहीं पाओ। बिकॉज क्या, आप उसके बाद क्या करोगे, फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड में आप ओटीपी भेजोगे, आपने ओटीपी डाला अपना जो आपका मोबाइल उसमें ऑलरेडी रजिस्टर था, बट अब टू स्टेप वेरिफिकेशन मांगेगा कि सेकंड स्टेप का जो ओटीपी है वो भी डालो आप, बट वो तो आपके पास है ही नहीं। बिकॉज टू स्टेप वेरिफिकेशन तो मेरे पास है, राइट, मेरा मोबाइल नंबर है उसमें या मेरा मेल आईडी है, तो आप वहां तक जा ही नहीं पाओ। फिर आपके माइंड में आएगा ये तो हैक हो गया। तो ये छोटा सा मतलब टेक्निक होती है कि वही सेम हमारा व्हाट्सएप में भी होता है। आप ये लगाइए कि व्हाट्सएप में आप डालते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप आप लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद अभी आपका मोबाइल नंबर है, मैं उसका कॉल फॉरवर्ड अपने पास कर लेता हूँ। बिल्कुल एनी फिशिंग लिंक या एनी मैं आपसे कोई नंबर अपडेट, सिम अपडेट करने के नाम पे आपको बोल देता हूँ कि सिम अपडेट के लिए आप ये नंबर डायल कर दीजिए। ओके, तो आप करेंगे। बिकॉज अभी जैसे लास्ट टाइम चलता हमारा कोरोना टाइम पे चला था कि कोविड-19 पे, कि अब भी आ जाते हैं कि मैम आपका ना मोबाइल नंबर जो है, मैं ट्राई से बात कर रहा हूँ, आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो इसको अपडेट कर लीजिए। तो अभी आपके पास समय नहीं है, बिकॉज टाइम किसी के पास नहीं है आज के टाइम। हम सोचते हैं कि यार अभी ये काम भी करना है, कल को ये काम भी करना है। तो आप बोलोगे ठीक है सर आप ट्राई से हैं, बोलेंगे यस मैम, ठीक है सर आप कर दीजिए। आप उसको बोलोगे आप कर दीजिए अपडेट, वो बोला ठीक है मैम आप कह रहे हैं तो मैं कर देता हूँ। आपके पास मैम एक ओटीपी आया होगा, प्लीज आप वो बता दीजिए, ठीक है। आपके पास ओटीपी आया होगा, बट ओटीपी वाला सीन पुराना हो जाता है कई बार। वो बोलते हैं कि लिंक आया होगा, आप उस पर क्लिक करिए, उसमें जो आपकी डिटेल्स है वो डालिए और सबमिट कर, या अलो परमिशंस कर दीजिए, या कोई आपको बोलेगा स्टार हैश करके जो नंबर आता है वो डाल के अपना मोबाइल नंबर डाल के कॉल कर दीजिए। कुछ न्यू टेक्निक्स आजमाते न्यू टेक बिल्कुल। क्या होता है कि मैम जिस चीजों का आपको पता होगा वो आपसे दूसरी कराएगा, तो उसके बाद आपका नंबर का क्या होगा कि फॉरवर्डिंग उसके पास चला जाए। अब आप उसमें लॉगिन करेंगे, व्हाट्सएप में नंबर डाला आपने, ओटीपी की बात आई, तो ओटीपी हमें दो तरीके से मिलता है, वाया कॉल, वाया टेक्स्ट। वो उसको वाया कॉल सेट कर लेगा। वाया कॉल सेट करने के बाद उसमें वो ओटीपी डाल देगा और उसमें जाके फिर वो क्या करेगा, उसका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर देगा। ऑन करते ही वो जो भी पिन बनाएगा वो पिन मांगेगा। जितनी बार भी आप उसको लॉगिन करोगे वो हमेशा वही पिन मांगेगा। तो आप लॉगिन ही नहीं कर पाओ। तो हम ही नहीं, जो हम बोलते हैं कि हमारा फेसबुक हैक हो गया, इंस्टाग्राम हैक हो गया, ये हैकिंग कम बोल सकते हैं कि हम इसको टेक्निक बोल सकते हैं कि टेक्निक है ही। बिकॉज जहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन आप नहीं ऑन करोगे तो फ्रॉडस्टर करेगा, तो वो कर उसने किया है ना, तो उसके हाथ में सारा एक्सेस चला गया, पूरा एक्सेस उसके पास चला गया। तो जिसका अकाउंट्स हैक हो गया, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो, तो उसे फिर क्या करना चाहिए? अगर उसके पास हैक हो गया तो सबसे पहले तो उसकी रिपोर्ट करे फेसबुक पे। अगर फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट करे फेसबुक पे, और एक बार नहीं मल्टीपल वेज पे रिपोर्ट करता रहे कि हमारा ये अकाउंट है और ऐसे ऐसे हैक हो गया, फ्रॉडस्टर ने हैक कर लिया। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो उसको चाहे तो वो एक मेल भी डाल, या साइबर क्राइम में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट भी कर दे जाके कि ऐसे ऐसे करके हमारे पास हमारा जो इंस्टा है या फेसबुक है हैक हो गया है और ये आईडी था हमारा। वो लोग वहां से नोटिस बना के फेसबुक को डाल देंगे, जिससे उसका सारा डेटा जो भी होगा उसको सिक्योर करा देंगे। तो इसमें कितना टाइम लग जाता है सारा प्रोसेस होने में? मैम एज पर जो फेसबुक का लीगल टीम है उसके भी आप पे होता है, मे बी मैक्सिमम 1 वीक लगता है मैक्सिमम जो होता है। कई बार ईमेल आईडी भी हैक हो जाता है जी, और सारा बैकअप भी उनके पास चला जाता है, तो ये कैसे होता है? सेम अगर हम देखें तो ये सेम ही होता है मैम इसके अंदर भी। आप कभी भी ना अपना जीमेल ओपन करेंगे, जैसे जीमेल में आइकॉन होता है जो ऊपर, आप उस पर क्लिक करना, क्लिक करके एक आता है मैनेज योर अकाउंट या मैनेज गूगल अकाउंट करके, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप जाएंगे पर्सनल इन्फो, उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, होम, पर्सनल इन्फो, सिक्योरिटी, डेटा एंड प्राइवेसी, पेमेंट का,
जी। या सब्सक्राइबर जो भी होगा, तो आप उसमें पर्सनल इन्फो में जाइए, आप उसको स्क्रॉल करिए, आपको वहाँ पे ना चाहते हुए भी कोई ना कोई अननोन मोबाइल नंबर ऐड ऑन मिलेगा अपने अकाउंट। आपके फेसबुक, आपके ईमेल में। बिकॉज हमें खुद नहीं पता कि वो अभी क्या होता है, आपके पास एक नंबर है, वो मोबाइल नंबर आपने छोड़ दिया चला, वो काफी लंबे समय से बंद पड़ा है, बट वो बंद हो गया कंपनी की तरफ से, अब वो नंबर कोई और निकलवा ले, बट वो नंबर आज भी आपकी मेल आईडी में एक्टिव है, आपने हटाया ही नहीं वो कभी, क्योंकि आप अपने उसी नंबर पे अपना मेल आईडी पहले से चलाते आ रहे हैं। आपने नंबर चेंज कर लिया, मोबाइल में दूसरा सिम डाली, नहीं वहाँ अपडेट नहीं किया, यहाँ पे अपडेट नहीं किया, और वो नंबर जब किसी और को मिल गया बिल्कुल तो वो उसका एक्सेस उसके पास चला इनडायरेक्टली। बिल्कुल। और आपको वो वहाँ पे पर्सनल इन्फो में जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पे आपको अननोन नंबर भी मिलेंगे ऐड ऑन। और अगर आपने 2 फैक्टर ऑन किया हुआ है या तो अच्छा है, नहीं किया हुआ है तो आपको और ज्यादा परेशानियां मिलेंगी, बिकॉज एक्सेस छूट जाएगा आपका वहां से। आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, लोगों के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो, तो आपको लगता है कि आप सेफ हो? मैम कोशिश तो यही है कि हम सेफ रहें, बिकॉज हम कोशिश करते हैं कि खुद भी कि हम अनऑथराइज चीजें डाउनलोड ना करें, क्रोम से डाउनलोड ना करें। और मोस्टली जो क्राइम्स होता है कि हमारे क्वेश्चंस जा रहे हैं या हमारा डेटा जा रहा है, तो हम कोशिश ये रखते हैं कि हम सहूलियत रखें उसको मिनिमम। बिकॉज मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि मैं स्मार्टफोन कम यूज करूँ, मिनिमम मैं कीपैड वगैरह यूज करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज वो बचा रहता है कि हम उससे बचे रहते हैं। या हम एक काम और कर सकते हैं, हम 2 बैंक अकाउंट कैरी करके चलते। कैरी करने का मीन्स एक तो हो गया जिसका ऑनलाइन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, एक अकाउंट बैंक अकाउंट जो हमारा है जिसका ऑनलाइन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, वगैरह भी नहीं कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको यूज ही नहीं कर रहे डेली रूटीन में। और सेकंड अकाउंट है, हम उसको डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं, लाइक यूपीआई के लिए या फिर अनदर चीजों के लिए। उसमें आप लिमिटेड अमाउंट रखो, बिल्कुल, जितना यूज करना है उतना रखो, अदरवाइज रहने दो। तो ये चीजें काफी बचाती है हमें भी, खुद भी बचाती है हमें कि साइबर क्राइम हमारे साथ ना हो। एक्चुअली ये बहुत अच्छा आइडिया लगा मुझे 2 बैंक अकाउंट वाला, कि आप जो बड़ा अमाउंट है वो एक सेफ जोन में रखो और बाकी आप ऑनलाइन के लिए आप लिमिटेड अमाउंट जितना आपको चाहिए आप उतना अपने पास रखो। बाकी जो आपका, अगर आप सेविंग में बिलीव करते हैं तो आप सेकंड अकाउंट में रख सकते हैं, जिस अकाउंट का डिजिटल दुनिया से कोई लेना देना ही ना हो। राइट, बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन ये जो स्कैमर्स होते हैं, तो इनके पास हमारा डाटा जाता कहाँ से? जो हमारा फोन नंबर विथ नेम, तो कहीं ना कहीं ये क्या बैंक के कोई एम्प्लॉयज इसे रिवील करते हैं? नहीं मैम, एक्चुअली में रीजन क्या होता है इसमें ना, मैं आपको बताऊं, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो हमारा खुद का होता है, क्योंकि इनके पास जो डेटा आता है वो मल्टीपल वेज से आता है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो हमारे पास आएंगे लिखेंगे या उनके पास कोई जादू की छड़ी है, ऐसा नहीं है। अभी मान के चले, अभी फेस्टिवल गया था, दिवाली गई थी हमारी, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कृष्णा ज्वेलर्स वगैरह या ये चीजें ऑफर्स आते हैं व्हाट्सएप वगैरह, और सभी हमें बोलते हैं कि आपने इसमें अपना डेटा डालो और इसको 5 ग्रुप्स में या 5 पर्सन्स को फॉरवर्ड कर दो, अपना डेटा डाल के सबमिट कर। हम मोस्टली जो बंदे होते हैं उसके अंदर डेटा डालते हैं, उसको फॉरवर्ड भी कर। अभी आपने अपना डेटा डाल दिया इसमें कि आप ये हैं, ठीक है, उसके बाद आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड करने के बाद क्या होगा कि वो पर्सन 5 भी उसके अंदर अपना डेटा डाल, अब ये नहीं पता कि जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर कितने पर्सन है और कितनी उसमें ओपन करेंगे जी। तो उसमें डेटा गया, वो डेटा कहीं ना कहीं पे तो सेव हो रहा है, जो वो एक ऑफर टाइप बनाया है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं पे तो सेव हो रहा है। और फिर अभी लास्ट टाइम जैसे हमारे सामने भी आया था कि हेल्थ डिपार्टमेंट से आया था कि कोविड-19 था पहले, उसके बाद चीजें सुधरी हैं। एक चीज लगाई, अगर हम वहां से डेटा ले रहे हैं और हम आपको बोले कि आपका नाम पूजा है, आप पॉडकास्ट चलाते हैं, आपके फादर का नाम ये है, आपके हस्बैंड का नाम ये है और आप यहाँ पे रहते हैं और आपका आधार नंबर ये है, मोबाइल नंबर ये है, ठीक है, आप इंश्योर हो जाते हैं कि अगर वो जैसे मान के चलो वो हेल्थ डिपार्टमेंट का नाम ले कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ या मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ या फिर मैं कहीं अदर जो भी आपकी नीड है मैं वहां से बात करूँ, तो वो बोलेगा कि मैम आपके पास ना एक OTP आया हो, लाइक मान के चलो उसमें वो डाला होगा कि मैम आप, जब कोई पर्सन आपके बारे में ना ज्यादा बताने लग जाए ऑटोमेटिक हमारा ना ट्रस्ट चला जाता है कि हाँ मे भी हो सकता है, सारी डाटा एक्यूरेट है इसके पास। तो
आप उसको ओटीपी उस टाइम पे दे देते हैं, क्योंकि आपको लगा ना वो हेल्थ डिपार्टमेंट से बात कर रहा है या जहाँ से बात कर रहा है, तो आपने उसको ओटीपी दिया, ओटीपी देते ही अकाउंट खाली। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपके ही नंबर से कोई और आपके किसी जानकार को, चाहे हस्बैंड हो चाहे फ्रेंड हो, कॉल कर। हाँ, ये जो कॉल वाला मेथड है, इसमें क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं स्पॉफिंग कॉल्स। और रीजन क्या होता है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। ओके। हाँ, ऑलरेडी बिकॉज मैं पंचकुला था उस टाइम। तो हुआ कैसा, मैं वहां से निकला, तो निकलने के साथ ही मेरे जो फ्रेंड थे उनको कॉल किया कि हेलो, ऐसे एक त्यागी का नंबर है, ये त्यागी का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया अम्बाला में। तो उनके पास कॉल गया, तो उसने बोला ठीक है ये बताओ करना क्या। बोले मैं इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा रहा हूँ। बोले ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही रिवर्ट कॉल किया, वो वहाँ पे ये पूछना भूल गए, बिकॉज क्या होता है कि जब हमारे किसी नोन का बोल देते हैं ना कि एक्सीडेंट हो गया यार, तो हम भागने लग जाते हैं वहाँ से, दिमाग काम नहीं करता, हम कोशिश करते हैं कि भाग लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या हुआ है उसको। तो उन्होंने क्या किया, इन चांस उस बंदे के पैसे मांगने से पहले ही कॉल कट कर, और कॉल कट करके उन्होंने इमीडिएट दोबारा कॉल करा भाग के कि किस हॉस्पिटल में, एक्चुअल में उनके माइंड से निकल गया कि किस हॉस्पिटल में एडमिट कराया, पूछना भूल गए वो। उन्होंने दोबारा मेरे नंबर पे कॉल किया कि कहाँ पे हो। कॉल आपको हाँ, क्योंकि रिवर्ट कॉल जब हम करते हैं तो वो ओरिजिनल पर्सन के पास जाता है जिसका नंबर है, बट अगर सामने वाला कॉल कर रहा है तो वो ग्रेबिंग कॉल भी हो सकती है, स्पॉफिंग जो हम बोल रहे हैं कि वायर इंटरनेट। सो हमारा नंबर होगा बट बात कोई और करेगा। तो फिर आगे क्या? तो मैम उन्होंने मेरे को कॉल किया कि कहाँ पे एडमिट हो। मैंने बोला कि क्या हुआ यार, मैं एडमिट क्यों हूँगा, मैं अभी तो निकला हूँ तेरे पास। बोले कहाँ पे हो, मगर रास्ते में हूँ मैं, अभी जीरकपुर पहुंचने वाला हूँ। बोले मेरे को कॉल आया ऐसे ऐसे। मैंने बोला किसने बोला? बोला तुम्हारे नंबर से आया। उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा मैम। मैं उस टाइम खुद शौक था। मैंने बोला कि पैसे तो नहीं दिए ना? बोले नहीं। मैं ठीक है, बच गए आप। अदरवाइज वो सारे डिटेल्स ले लेते तो पैसे भी ट्रांसफर कर देते। ऐसा हो सकता था ना कि वो सोचते कि भाई जब हॉस्पिटल में ये बंदा एडमिट करा रहा है तो हम इसको पैसे दे देते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपके नंबर से कोई और कॉल कर सकते? इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि इसको स्पॉफिंग कॉल बोलते हैं हम। ग्रेबिंग होती है, कुछ वेबसाइट्स बनी होती हैं, उन वेबसाइट्स पे अगर आप जाएंगे तो उन वेबसाइट्स पे आप वो नंबर डालेंगे जिस नंबर से आपको बात, और कॉल उस नंबर से चला जाएगा। और जिस बंदे को भेजनी है, जिस बंदे को कॉल करना है, वो डाल के आप उसमें कॉल करें। तो इससे ये डिटेल भी निकल जाता है कि ये आपका नंबर है और आपके कांटेक्ट में आपकी किससे सबसे ज्यादा बात होती है, कौन नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें। बट वो कोशिश ये करते हैं कि जैसे नॉन्स होते हैं, लाइक उनके पास कहीं ना कहीं से तो डेटा आ ही जाता है। जैसे अभी हमने पहले जो लॉस एप्लीकेशंस पे बात की है, तो उनके पास से वहां से डेटा आ जाता है, बिकॉज डेटा आज के टाइम पे मैम इंटरनेट पे बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। राइट। तो वहां से वो डेटा निकाल के आपके किसी कांटेक्ट के इंसान को कनेक्ट करते बिल्कुल, हैं। कि उनको खुद नहीं पता होता कि इस बंदे से बॉन्डिंग क्या है, तो या ये इसका क्या लगता है क्या नहीं लगता, बट उनको मतलब होता है कि कॉल करना है, पैसा आएगा, पैसा आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो इससे बचने के लिए एक यही उपाय है कि अगर आपको कभी भी ऐसे कॉल आता है तो आपको हड़बड़ाने की बजाय आपको एक बार रुक के सोचना है और कॉल कट करके रिवर्ट कॉल करना है। बिल्कुल। उसमें अगर हम रिवर्ट कॉल करें किसी को भी, तो रिवर्ट कॉल करने के बाद वो रिवर्ट कॉल सही पर्सन को जाएगी, और जिससे आप क्लियर हो जाओगे कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है या नहीं। बिल्कुल, हुआ है। कि इंसिडेंट कोई वहां पे हुआ है या नहीं हुआ है, और आप जिस पर्सन से बात करें क्या वो ओरिजिनल है। राइट। तो बहुत सारी चीजें हमें मतलब इसमें सॉल्व करनी पड़ती है। ओके। डिजिटल अरेस्ट भी काफी ज्यादा ट्रेंड में था और शायद अभी भी है। तो ये कैसे होता है और बंदे कैसे इतना ज्यादा मतलब इन बातों पे विश्वास कर लेते हैं? मैम, डिजिटल अरेस्ट अगर देखा जाए तो ऐसा कोई लॉ है ही नहीं। पहली चीज तो अगर हम ये माने कि डिजिटल अरेस्ट करके कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्ट है या कोई प्रावधान ऐसा है जिसमें कि डिजिटल अरेस्ट किया जाए, तो डिजिटल अरेस्ट का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा फास्ट नहीं हो गई कि आपको डिजिटली अरेस्ट करा जाए। नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है, और ना ही ऐसा कुछ अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सबमिशन हुआ है कि कोई डिजिटल अरेस्ट भी कुछ चीजें होती है। बट इसमें एक चीज देखी जाती है, जब ये फ्रॉड होते हैं मोस्टली ये उन पर्सन्स के पास होते हैं जिनके पास पैसा हो। ओके। मोस्टली आप ये लगाइएगा, इसमें क्या करेंगे, वो पर्सन आपको कॉल करेंगे कि हेलो ऐसे ऐसे करके ये बंदा पकड़ा है, या फिर आपका ये कस्टमर से कुरियर था, मैं कस्टम से बात कर रहा हूँ। ओके। मैं कस्टम से बात कर रहा हूँ या मैं इस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। मोस्टली इसमें ना आप एक चीज देखिएगा, मोस्टली आपको नारकोटिक या कस्टम बन के फोन करेंगे, वो नारकोटिक डिपार्टमेंट से
कि आपके गाड़ी से या आपके जो पर्सन है या आपका जो फैमिलियर है उनके पास से हमें कुछ नशीली चीजें मिली हैं, लाइक ड्रग मिला है, या जो हम नारकोटिक की बात करें तो गांजा वगैरह जो हम बोल देते हैं, स्मैक वगैरह, वो मिली है। सारी इलीगल चीज है। बिल्कुल। तो वो उसको बोलते हैं कि हम आपको इस प्रावधान में डिजिटल अरेस्ट, हमारी पुलिस यहाँ से निकल गई है, हम आप तक, जब तक हम आपके पास पहुंचते हैं तब तक हम आपको डिजिटल अरेस्ट करते हैं। आप किसी से कांटेक्ट नहीं करोगे, किसी से बात नहीं करोगे, किसी को कॉल नहीं कर सकते, और आपको वीडियो कॉल ऑन रख जब तक। तो वो लोग आपसे प्रॉपर वीडियो कॉल पे जुड़े रहते हैं। फिर उसके कुछ टाइम बाद वो बोलते हैं कि ठीक है, जो भी है हम कोशिश करते हैं कि आपको छोड़ देंगे, बट आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। वो क्योंकि जब पुलिस खुद बोल देते हैं ना कि ऑफिसर सामने से कि ठीक है इतने में छूट जाएगा, तो वो पर्सन क्या करता है, ठीक है यार डाल दो यार, छोड़ दो मुझे, जान बच जाए। पहले तो वो डर क्रिएट कर देंगे। बिल्कुल। तो मतलब उसके माइंड में सेट कर देंगे कि हाँ तुम गलत हो, उसके बिल्कुल माइंड में सेट कर देंगे वो लोग। उसके बाद वो बोलेंगे कि हम ठीक है इतने में 1 लाख 10 लाख 20 लाख में हम आपको छोड़ देंगे, इतना पैसा आप डाल। बट वो वहां पे भी नहीं रुक, तो लोग पैसे डालते हैं। क्योंकि फिर पैसे लेते हैं वो लोग, फिर पैसे लेके उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो बंदों को ये नहीं लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं क्यों इसकी बातों में आऊं? तो किस टाइप से उन लोग इतने प्रॉब्लम क्रिएट कर पाते हैं? मैम सबसे बड़ा रीजन यही पड़ता है कि हमें उस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट भी कुछ होता है, और जब सामने खाकी बैठी हो ना तो थोड़ा डर बन ही जाता है पर्सन के माइंड में कि आई थिंक सो ओरिजिनल हो 1%। डायरेक्ट ये तो नहीं कह सकते ना उसको कि तुम पुलिस नहीं हो, या उसको कुछ पर्सन जैसे हमारे हरियाणा में बोलते भी हैं कि अब्यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि उनके माइंड में 1% रहता है कि हाँ हो सकता है वर्दी वाला हो। सेम हुआ था, एक ऑफिसर थे हमारे, A+ ग्रेड के ऑफिसर थे पुलिस में जी। तो उनके पास कॉल आया कस्टम से, तो बोले ऐसे ऐसे आपका एक कुरियर है और हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि वो किसे कॉल कर रहे हैं। नहीं उनको नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट करें। तो उसने जो हमारे ऑफिसर्स थे उन्होंने बोला कि आपको पता है आप किसको कॉल कर रहे हैं? तो बोले हम आपको ही कॉल कर रहे हैं। उनका सर का नाम लिया उन्होंने, बोले आपको नहीं पता, फिर आप एक काम करो, मैं कैमरा घुमाता हूँ, 1 मिनट रुको। उन्होंने कैमरा घुमाया अपनी तरफ, तो पर्सन ने तुरंत ही कॉल काट। रीजन क्या होता है कि मैं ये नहीं कहता कि पब्लिक ही इससे बेवकूफ बनी होती है, हर इंसान बना होता है। अभी जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनमें फेक नोटिस भेजा जाता है सेम सिचुएशंस पे बना के कि आपके नेटवर्क में पोर्नोग्राफी देखी जा रही है और आपका नेटवर्क आपके पास नोटिस भेजा जा रहा है और ये नोटिस है, आपको फाइन देना पड़ेगा। बाकायदा मेल आते हैं मैम। और यूनिवर्सिटी अपना रेपुटेशन बचाने के लिए नहीं, यूनिवर्सिटी बहुत कम रेयर चांस पे उसको एंटरटेन करते हैं, बिकॉज उन लोगों को पता है कि या तो वो पुलिस से मदद लेंगे या किसी को भेजेंगे। बट अगर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि ठीक है इस चीज को कैसे भी दाबा जाए, बात सामने ना आए, बिकॉज रेपुटेशन की बात आ जाती है कि। बट गवर्नमेंट में क्या होता है कि वो लोग कंप्लेन कर कि ऐसे ऐसे नोटिस आया है, ये नोटिस कहाँ से आया है इसका पता करो। तो हमने बहुत जगह पे देखा, खुद अभी ये एक हॉस्पिटल है दिल्ली में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहां पे भी ये नोटिस भेजा गया। उन नोटिस में भेजा गया कि आपके नेटवर्क में पोर्नोग्राफी देखी जा रही है, हम आपके नेटवर्क को जैम कर देंगे, बंद कर देंगे, और जो भी है तो सारी चीजें उसको डराया जाता है। मेन मतलब इनका मेन मोटो होता है कि पहले बंदे को डराओ कैसे भी, और ऐसी चीजों पे बातें करो जिससे उसके रेपुटेशन पे बात आ जाए, जो वो सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट बिल्कुल। वो रीजन यही होता है मैम कि आज भी ना हम टेक्निकली आगे बढ़ गए हैं, बट जो हमारी थिंक है वो आज भी वही रह गई है कि यहाँ पे रेपुटेशन खतरे में है, स्टक हो जाते हैं बिल्कुल पे। तो उन्होंने उनके पास जैसे ही भेजा, उन्होंने बताया मेरे को कि त्यागी ऐसे ऐसे बात है। और उस नोटिस पे मैम आपको ना जितने भी फ्रॉड नोटिस आते हैं आप देखना, उन पे ना आपको CBI, I4C, MHA और NIA, इंटरपोल तक की आपको स्टैंप, इतनी तो स्टैंपें मैंने आज तक किसी चीजों पे नहीं देखी होती जितनी उस नोटिस पे मिलती। तो सबसे पहले आपको कोई नोटिस आए तो आप वेरीफाई कराओ ये फेक है या बिल्कुल। पहली चीज तो ये होता है कि घबराना नहीं है, आराम से बात करें, उनसे बातें करें, बात करके तुरंत ही जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उससे कम्युनिकेट करें, बताएं उनको कि सर हमारे पास ऐसे ऐसे हुआ है हमारे साथ। और
कोशिश करें कि फ्रॉड से बचे रहे। जी, ये डिजिटल अरेस्ट की बात हमारी थोड़ी अधूरी रह गई थी। जैसे आपने कहा कि उसके बाद भी वो नहीं रुकते, पेमेंट करने के बाद भी, तो उसके बाद उनका स्टेप क्या हो? उसके बाद क्या करते हैं वो और ज्यादा पेमेंट मांगते हैं, उसको बंदे को हरास कर देते हैं बिल्कुल। तो क्या बार बार उसे फिर कॉल करते हैं? हाँ, वीडियो कॉल करते हैं उसको, बिकॉज ये क्या होता है कि ये 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं वो लोग। और कुछ ऐसे वॉइस कॉल्स पे भी केसेस आ रहे थे कि लोग कॉल्स पे कनेक्ट कर रहे थे और कह रहे थे भाई तुम कॉल मत कट करना, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसे बता के, डरा के, धमका के उन्हें लाइन पे रख रहे थे और ओटीपीज वगैरह मांग रहे थे। तो ये भी बैंक अकाउंट खाली करने के लिए? नहीं, इसमें रीजन देखो, कोई भी क्राइम हो गया मैम, मेन में अगर देखे तो लास्ट में जाके फाइनेंस पे ही रुकता है, क्योंकि उन्हें पैसे ही चाहिए। पैसे ही चाहिए सभी को। इसमें कोई भी हो गया, कोई भी फ्रॉस्टर हो गया या कोई भी पर्सन हो गया, उसको पैसे ही चाहिए लास्ट में। जामताड़ा जैसी मूवी में ये चीज बहुत सही दिखाया गया है कि कैसे स्कैम होता है। अभी अगर हम ये देखें कि जामताड़ा, अभी लास्ट टाइम हरियाणा पुलिस ने रेड की थी मेवात, भरतपुर, अलवर। आज के टाइम पे जामताड़ा तो अभी पीछे चला गया है। ये जो है एरिया, मेवात हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो, ये बिल्कुल हाईटेक पे आ रहे हैं, साइबर, ये उनका हब बन गया है। बिल्कुल। वहां पे क्या होता है कि बच्चों को, अभी हम लोग पढ़ाई कराते हैं बच्चों को कि साइबर क्राइम रोकना है, साइबर सिक्योरिटी में कराते हैं, फोरेंसिक में कराते हैं, डिजिटल फोरेंसिक। बट वहां पे क्या होता है कि आपकी 1 से 1.5 लाख रुपए जो होती है फीस होगी, हम आपको फ्रॉड करना सिखाएंगे। बिल्कुल, वो लोग फ्रॉड करना सीखते हैं पैसे देके, हम रोकने का सीखते हैं तो वो फ्रॉड करने का सीखते हैं। जैसे अरावली वाली पहाड़ी हो गई, वहां पे लोग, बिकॉज जो लोकल्स है उनको तो पता है कहाँ से कहाँ उतरेगा। कॉल सेंटर चल रहा है बिल्कुल, तो काफी कॉल सेंटर्स उठाए भी हैं पुलिस। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारी हरियाणा पुलिस तो इस चीज में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि टेक्निकली हर पॉइंट पे हम ध्यान दे रहे हैं कि साइबर क्राइम जो है उसको कैसे जड़ से खत्म किया जाए। और पब्लिक को भी अवेयर होने की जरूरत है। तो मेरा तो ये मानना है मैम, पब्लिक अवेयर तभी होगी, जैसे कोविड-19 आया था ना मैम, कि सभी को कोविड हो गया था। तब जब कोविड बीमार हुए जो भी पर्सन्स थे, वो पहले ही बोलते थे कि कुछ नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर जब लोग बीमार हुए, कुछ मरने लगे, तब उनको पता लगा हाँ कोविड-19 कुछ है, प्रॉब्लम है सीरियस में। तो मेरे हिसाब से अगर ठीक रहे तो मैं तो ये कहना चाहूंगा एक बार सभी के साथ होना चाहिए, ताकि उनको लगे, अवेयर अपने आप हो जाएंगे वो। ऐसा भी कहा जाता है कि आपको क्या लगता है कि आप अभी तक सिक्योर हो, आपका अकाउंट अभी तक हैक नहीं हुआ है, तो क्या हर कोई हैकर्स के नजर में है? नहीं, हर कोई हैकर की नजर में तो ये नहीं कह सकते कि हर कोई है, बिकॉज वो क्या करते हैं, कुछ टाइम पहले एक को टारगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये पर्सन है, इसका नाम ये है, ये ऐसे, मतलब ये ज्यादा सीनियर सिटीजन्स के साथ होता है? नहीं, इसके लिए तो इनके पास हर तरह का बंदा होता है, हर कोई टारगेट पे होता है। ये नहीं है, उनको इस चीज से मतलब ही नहीं है कि सामने वाला सीनियर सिटीजन है या सामने वाला क्या है क्या नहीं है। उनको अलग अलग टेक्निक्स होती है। बिल्कुल, उनको अभी लाइक जैसे मैंने आपको बताया, अभी अब हमारे जो है एक सीईटी की वेबसाइट थी मैम, सीईटी का एग्जाम गया था अभी हरियाणा में, तो उसमें क्या हुआ, एक फेक वेबसाइट बना दी सीईटी की, गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स होती हैं एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए, तो फेक वेबसाइट बना दी। फेक वेबसाइट बनाने में क्या था कि 14,420 बच्चों ने उसको अप्लाई भी कर दिया फेक पे। और उसका मिथोलॉजी इनको ये भी नहीं समझ में आया कि ये जो वेबसाइट है, ये एंटर होते ही पहले फीस मांग रही है। वो क्या थी, पहले फीस मांगती थी, बाद में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, नॉर्मली डिटेल्स डालना पड़ता है पहले। बिल्कुल, पहले फाइनेंस जो था डेटा वो करके फी एडमिट करनी है, उसके अंदर सबमिट करनी है, उसके बाद आप फॉर्म फिल करोगे। बट उसमें जो बच्चे थे या जो भी था, उनको तब पता लगा, आप ये लगाइए 14,420 बच्चों ने उसमें अप्लाई कर दिया। एक बच्चे का 100 या 200 रुपए आप फीस लगा के चलिए, तो कितना बनता, करोड़ों का उन्होंने स्कैम कर लिया। बिल्कुल। तो आप ये लगाइए, उनको ये नहीं समझ में आया कि ये पहले फीस मांग रहा है, बल्कि जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो पहले फॉर्म फिल कराती है, रजिस्ट्रेशन कराती है, उसके बाद फीस पे करने के लिए बोलती है कि आप एलिजिबल हो, जर्नल में है एरिया में। बिल्कुल, वो तो अलग चीजें होती हैं, बट आप उसमें एक पॉइंट और होता है कि आप जर्नल हैं या ओबीसी हैं, एससी है, एसटी हैं, जो भी हैं, या ईडब्ल्यूएस से हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट पे क्या होता है कि गवर्नमेंट वेबसाइट में उसी के हिसाब से फीस दी जाती है। राइट, कि एससी एसटी है तो उनका फ्री में भी होता है बहुत, या कम चार्जेस, बिल्कुल कम चार्जेस होते हैं। और जो हमारी लड़कियां होती हैं उनके लिए भी कम चार्जेस होते हैं।
बट जर्नल में जो होता है कि 100 रुपए फीस फिक्स होती है, बट वहाँ पे पहले फीस ले रहे थे, वो सबसे ही फीस ले रहे थे। तो ये छोटी छोटी चीज पे अगर हम लोग ध्यान दें जी तो इन सारी चीजों से बचा जा सकता है। बिल्कुल। उसमें हमें पॉइंट ऑफ व्यू ये करना था कि अभी जो अगर देखे जाए गवर्नमेंट के जो मेन डोमेन है सिर्फ दो है, .gov.in और .nic. तीसरा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। अगर यूनिवर्सिटीज का हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का देखें तो उसमें आता है .ac.in, इससे ज्यादा हमारा होता ही नहीं। तो इसके अलावा कुछ भी है तो वो फेक है। बिल्कुल। अभी अगर मैंने नॉर्मली एक पर्सन था कि मैंने उससे एक चीज पूछी कि एकेडमिकली अगर मैं आपसे पूछूं आप मेरे को फोन पे का स्पेलिंग बताइए, PONE PAY, ठीक है। यही गलती सभी करते हैं। ओके। जो आपने बोला PAY एकेडमिकली देखे तो वो ठीक है, बिकॉज पे मतलब अदा करना, हम पैसे दे रहे हैं आपको, राइट बट नहीं, टेक्निकली क्या होता है, PE होता है, बोला PHONE PE। राइट। आप उसमें अगर मैं थोड़ा PAY करके आपको कोई लिंक भेज, आप उस पर क्लिक करेंगे, मैं उसमें डाल दूं ऊपर कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 1 लाख और लिंक दे दूं नीचे, आप क्लिक करेंगे इस पर, ओरिजिनल सा लगेगा वो। बिल्कुल। आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो तुरंत ही कहाँ पे खुलेगा, UPI डालने के बाद, जहाँ पे UPI कोड होता है, आप UPI कोड डालेंगे तुरंत ही मेरे पास पैसा आ जाएगा, ओके। उतना फिक्स पैसा। तो हमें जो स्पेलिंग्स है या URLs ये है, गूगल पे पे भी PE होता है या PAY होता है? PE होता है गूगल पे नहीं, गूगल पे अलग हो जाता है ना, उसमें G पे होता है, इसमें PAY होता है, PAY होता PAY होता है। बट अगर हम फोन पे की बात करें तो PHONE PE होता है फोन पे। तो हमें जो स्पेलिंग्स है ना उसका थोड़ा सा ऑब्जर्व नहीं करते हम। आप ये लगाइए, अगर आपको कोई काम करना है, लाइक आपको कुछ मंगाना है ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो आप डायरेक्ट ही आप क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन पे नहीं जाएंगे, आपको कहीं पे भी ऑफर दिखेगा ना, फेसबुक पे या इन पे, आप तुरंत कॉल करोगे, ऑर्डर करने की कोशिश करोगे। मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अगर आज का हिसाब देखे तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम मेन प्लेटफॉर्म है साइबर क्राइम, अगर देखा जाए तो, क्योंकि उस पे अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट्स चले होते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स में दिया होता है कि 500 रुपए में मोबाइल मिल रहा है, आपको सेल्स चली हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी चीज, आप ये सोचिए कि कोई चीज कोई भी प्रोडक्ट हो गया, वो अपनी वैल्यू से कम कैसे मिल सकता नहीं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लोग अपने बिजनेस को भी काफी ज्यादा रन कर रहे है, हैं। प्रमोट कर रहे हैं मैम, बट एक चीज छोटा सा लगाइए ना आपकी, ऐसा पॉसिबल, अगर मैं आपको बोलूं कि मैम आईफोन जैसे 17 प्रो मैक्स चला हुआ है अभी, तो 70 प्रो मैक्स आपको 50,000 में मिल रहा है, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर स्कैमर ऐसा भी तो कर सकते हैं, लाइक कि कोई ड्रेस सेल कर रहा है इंस्टाग्राम पे, तो वो जेन्युइन रेट लेके भी स्कैम कर सकते हैं। नहीं, वो जेन्युइन रेट से कर सकते हैं, बट उनको जेन्युइन एक प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए ना, कि ये प्लेटफॉर्म। और दूसरी चीज, वो अगर वो जेन्युइन जो ओरिजिनल रेट है अगर वो रखेंगे तो वो कर ही नहीं पाएंगे फ्रॉड, बिकॉज आप उसकी तरफ अट्रैक्ट थोड़ी होंगे। सपोज दैट फीमेल्स तो कपड़े देख के अट्रैक्ट होती है, ज्वेलरी देख के अट्रैक्ट होती है, ठीक है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ये सारे सेल बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे प्रमोशंस आते हैं, तो उस पे सपोज दैट मैं कोई ज्वेलरी ले रही हूँ या कोई कपड़े ले रही हूँ और जो मुझे लग रहा है कि रेट भी जेन्युइन है और वो स्कैम हुआ, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं, प्लेस आउट क्या कर रहे हैं। सेकंड, कोई भी वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है, वो आपसे डायरेक्ट पहले पेमेंट नहीं लेते, वो पेमेंट आपसे बाद में लेंगे। पहले आप उसमें प्रोडक्ट डालेंगे। सेकंड जो मेन आती है, कोई भी प्रोडक्ट आपको उसकी वैल्यू से कम नहीं मिलता, कभी भी देखना आप, बिकॉज जो चीजें अगर ऑफर भी है तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको फ्री में दे दे, राइट, नहीं देगा ना। तो हमें एक तो URL का पता होना चाहिए कि हम किस URL पे काम कर रहे हैं। URL मींस वेबसाइट्स जो ऊपर लिखी होती है, जैसे अभी google.com हो गया या कुछ हो गया, तो आप ये लगाइए उसमें फोन पे का ले लेते हैं। अगर फोन पे की जगह मैं $E लगा दूं, ठीक है, $E लगा के मैं उसको एक पॉइंट बना दूं कि ये वेबसाइट है, तो क्या आप उस पे क्लिक करेंगे? सिंपल सी बात है कि आप एक देखेंगे ही नहीं उसको, एक अल्फाबेट इधर से उधर हुआ और आपका URL चेंज, ओके, URL चेंज हो गया उसी टाइम। फिर आप उसको चाहे तो चेक करें ना करें, अगर आप पहले चेक कर लेते हैं तो अच्छा है, बिकॉज पेमेंट करने से पहले आप चेक कर रहे हैं, तो उसके बाद आप विजिट कर रहे हैं। तो कुछ वेबसाइट्स में, कुछ URLs में ऐसा पॉइंट आता है कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे परमिशंस मांगता है ओके, कि अलो एग्री वगैरह कर, तो आप जैसे इसको अलो एग्री कर देते हैं तो वो तुरंत ही आपके मोबाइल का भी एक्सेस उठा, ओके, क्योंकि आपको खुद नहीं पता वो चल क्या रहा है,
राइट राइट। तो हमारे फोन का एक्सेस व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबके पास रहता है, बिल्कुल तो इससे हमें कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल। जो अथोराइज एप्लीकेशंस है उनकी एक प्राइवेसी एक बनी होती है, एक पॉलिसीज बनी होती है कि उनका पहला पॉइंट यही होता है कि वो हमें, जो हम उसके कस्टमर हैं, यूजर्स हैं, हमें सिक्योर रखे, हमारा डेटा सिक्योर रखे। अगर वो सिक्योर नहीं रखेंगे, एक इंटरप्शन नहीं रखेंगे, तो मे बी कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो बंद ही हो जाएंगे ना मैम। मतलब हम लोग सिक्योर है, उनके पास हमारा डाटा है, तो उससे हमें कोई बिल्कुल नुकसान। अगर हमारा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डेटा है, अथोराइज एप्लीकेशंस है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अनऑथोराइज हम गूगल क्रोम से कोई भी डाउनलोड कर रहे हैं और डाउनलोड करने के बाद हम उसमें अनऑथोराइज्ड कैसे पहचाने? अनऑथोराइज का मीन्स ये हो जाता है मैम, मेन तो होता है कि हम यूजली जो चीजें, जो एप्लीकेशंस हमारी डेली रूटीन में यूज हो रही हैं, या फिर हमें लग रहा है कि हाँ ये अथोराइज है, या हम एक गूगल क्रोम से डाउनलोड कर रहे हैं। अगर मोस्टली एप्लीकेशंस क्या होती है, जो हमारा प्ले स्टोर होता है बहुत रेयर उठाता है, जो फ्रॉड, जो मैलवेयर वगैरह होता है, प्ले स्टोर उठाता ही नहीं है बिल्कुल। वो भी थोड़ा प्राइवेसी को ब्रीच होने से रोकता है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करना सेफ है? हाँ, कुछ हद तक। मैं 100% नहीं। अगर आप गूगल क्रोम से डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल बहुत ज्यादा, रिस्क जोन में हो फिर आप। बिल्कुल। ओके, जैसे वाईफाई की भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या कहीं होटल जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, तो वाईफाई का एक्सेस हमें मिलता है, बिल्कुल, और हम वाईफाई का पासवर्ड पूछ के कनेक्ट कर लेते हैं, तो वहां भी हमारा डाटा अनसेफ है? दैट मीन्स बिल्कुल अनसेफ है। ओके, वहाँ पे सेफ कैसे हो सकता है, आप ये लगाइए। आप अभी हम जैसे कुछ ये हमारे लिए रेलवे स्टेशन होते हैं, इन पे फ्री वाईफाई मिलता है, आप ये लगाइए, वो कैसे सेफ हो सकते हैं। मैं एक ही पॉइंट बोलूंगा इसमें कि जो भी चीजें या तो अपनी कॉस्ट से, वैल्यू से कम मिल रही है, या कुछ चीजें आपको फ्री मिल रही है, तो ये समझ लीजिए वो खतरा है आपके लिए। ओके, वो फायदेमंद है ही नहीं, वो आपके लिए नुकसान, कहीं ना कहीं हार्मफुल है, तो इससे हमें बचना चाहिए। बिल्कुल। सो स्कैमर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप लोग, कैसे पकड़ते हैं? कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल आप बताओ। मैम, स्कैमर्स के लिए सबसे पहले तो क्या होता है कि लाइक एक, मैं आपको बता देता हूँ, केस हुआ था पहले। एक जैसे टेलीग्राम, मैंने पहले ही बताया कि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जो है वो हमारे मेन प्लेटफॉर्म्स हैं आज के टाइम पे। जो अगर हम बोले कि फ्रॉडस्टर, सबसे ज्यादा फ्रॉडस्टर यूज करते हैं, तो टेलीग्राम पे एक पॉइंट आया था कि एक क्राइम था कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल या रिव्यू डालो, उसमें टास्क दिए जाते थे कि आप उसको सब्सक्राइब करो, रिव्यू डालो और 60 रुपए ले लो। और फिर उसके तुरंत बाद क्या होता था कि आप 60 रुपए ले रहे हो तो 2 से 3 दिन वो आपको पैसा देते थे। आपसे अकाउंट डिटेल ले लेंगे, आपके पास पैसा ट्रांसफर करेंगे वो। उसके बाद क्या कर देंगे, एक या 2 दिन बाद वो आप उस 60 रुपए को वो 20 रुपए कर देंगे कि आपको 20 रुपए मिलेंगे। 1 रिव्यू 1 सब्सक्रिप्शन। आप जैसे ही उसको सब्सक्राइब करोगे, आपको 20 रुपए स्टार्ट करते हैं। फिर वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप ना इसमें जो टास्क होते हैं उनमें इन्वेस्ट करो। लाइक आप उसमें 10,000, 20,000 या 1 लाख रुपए डालो, इन्वेस्ट करो, और फिर आपको उसका रिफंड और कुछ उसके अंदर ऐड करके, प्रॉफिट ऐड करके आपको देंगे वो लोग। ओके, उसके बाद वो क्या करते हैं, टास्क देते हैं 3, 8 और 10। नहीं, क्या 3, 8, 10 क्या नंबर है, टास्क नंबर। टास्क 1, 2 तो रहेगा जो सब्सक्राइब करेंगे आप, और 3 रहेगा जिसमें आप पैसा ट्रांसफर करेंगे उनके पास, फिर वो ट्राई। एक चीज बताता हूँ, जो ये फ्रॉडस्टर होते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले या कोई भी हो गया, उसमें सिर्फ आप अकेले विक्टिम हो, बाकी जो भी उसके अंदर कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वो सभी उन्हीं की टीम का हिस्सा है। आप अकेले हो जिसको उसने टारगेट किया, सभी ने। आप रिव्यू डालोगे, फिर उसमें आप इन्वेस्ट करोगे, आप उसको 10,000 रुपए दे रहे हो, 10,000 देने के बाद वो आपको देंगे 12,000 रुपए। आपकी लालच बढ़ती जाएगी, लालच बढ़ता जाएगा। लालच बढ़ाने के लिए वो फिर आपको बोलेंगे कि आप ना 45,000 रुपए डाल, 40-45 आप पैसे डालोगे, वो आपको थोड़ा और प्रॉफिट करके देंगे जब तक आप खेलोगे। मान के चलो अभी आपने 45,000 डाले और आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा रिफंड कर दो, मैं नहीं इन्वेस्ट करना चाहती, तो ये समझ लो उसको ये लग गया कि हाँ इसके पास पैसा इतना ही है, उससे आगे वो खेलेंगे नहीं आपके साथ। तो फिर वो अमाउंट स्टक हो गया। बिल्कुल, वो आपको बोलेंगे कि आप ये पैसा कहीं से लेके दे दो, इन्वेस्ट कर दो, आपको ये डबल करके मिल जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस लेंगे। बट ऐसा नहीं है, उनको पहले ही पता लग गया कि आप खाली हो गए हो, अब आपके साथ खेलना काम का फायदा नहीं है, तो वो आपको वहीं पे ड्रॉप कर देंगे वो। और आप देखना वो थोड़ा टाइम है ना, वो अकाउंट
हद से हद एक दिन में 2 दिन में वो ऑटोमेटिक डिलीट भी कर देंगे वहां से उसको, ओके, जिसमें आपने पैसे दिए थे। जिस अकाउंट में या जिस ग्रुप पे आपने इन्वेस्ट किया। और जितने भी वहां पे जुड़े हुए पर्सन है वो सभी उन्हीं की टीम के पर्सन है, वो अकेले आपको टारगेट कर रहे हैं। उसमें स्क्रीनशॉट भी डालेंगे, मैंने इतने कर दिया, मैंने इतने कर दिया। बट आप कभी भी देखना उनका ना जो ट्रांजेक्शन आईडी होता है वो सेम मिलेगा। मोस्टली ट्रांजेक्शन आईडी हो गया या फिर उनका डेट टाइम हो गया, जितने जिसकी ग्रुप में जुड़े हुए उनकी पार्टी के, उनकी बिल्कुल। के, उनका ट्रांजेक्शन आईडी सेम। नहीं नहीं, सभी का नहीं। जैसे एक कैंडिडेट है, उसने पहले 10,000 डाला है, उसके बाद 20,000 डाला है, तो वो जो 10,000 पहले डाला है और फिर बाद में 20 डाला, उन दोनों का आप ट्रांजैक्शन आईडी देखेंगे तो वो सेम मिलेगा आपको। ये कैसे? वो स्क्रीनशॉट बना के भेज रहे हैं ना, पेमेंट नहीं डाल रहे, वो सिर्फ स्क्रीनशॉट बना के आपको भेज रहे हैं। देन वो आपको बोलेंगे कि आप करो इन्वेस्ट। एक जैसे मैं लड़का हूं तो मेरे को अप्रोच कोई लड़की करेगी वहाँ कि सर आप इन्वेस्ट करो, मैं आपके साथ हूँ, आप इन्वेस्ट करो इसमें। वो कोशिश करेगी कि मेरे को मैनिपुलेट करने की कि आप करो, फोर्स करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पे बॉयज में क्या होता है कि जल्दी फिसल जाते हैं। कहीं पे भी अगर वो प्यार से बोलेगी ना हाय, तो वो हाय की वजह से ले जाते हैं। तो सेम बिल्कुल वो सेम सिचुएशन हुई वहां पे। तो हम उसके बाद वो हमारे एक नॉन है, उनके साथ में हुआ। उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे है, तो मैंने कांटेक्ट किया मेरठ पुलिस से, बिकॉज उन्होंने एक मेन अच्छा काम ये किया हुआ था, उन्होंने पैसा ट्रांसफर अकाउंट में किया है, ना कि क्यूआर पे और ना ही किसी यूपीआई से। उन्होंने बोला कि मैंने अकाउंट और आईएफएससी नंबर लेके जब मैंने उनको इन्वेस्ट किया, मैंने ट्रांसफर किया पैसा। बोले ठीक है, तो उन्होंने ट्रांसफर किया। तो हमने उस अकाउंट का पता कराया, वो था बैंक ऑफ बड़ौदा का, और मैम वो था मेरठ में कोई अकबरपुर गाँव है, वहां पे कोई भाटी रहते हैं, उनका अकाउंट। तो लड़की के नाम पे अकाउंट था। तो मैंने उनसे मतलब डिटेल्स ली उन लोगों, बिकॉज वो भी रेपुटेशन की वजह से बोल रहे थे कि नहीं त्यागी मैं नहीं कर रहा कंप्लेंट, मैं ये नहीं कर रहा, बिकॉज जैसे वो हमारी समाज वाली चीजें आ जाती है ना कि समाज में इमेज खराब हो जाएगी हमारी, तो वो चीजें उसके सामने आ गई। तो मैम हमने वहां पे कांटेक्ट किया, वहां पे पुलिस भेजी। मेरठ पुलिस ने काफी कोऑपरेटिव किया। वहाँ पे जो हमारे एसएसपी साहब थे विपिन तांडा जी, वो काफी मतलब कोऑपरेटिव हैं, बिल्कुल टेक्निकली पर्सन है। तो कोऑपरेट किया उन्होंने, वहाँ पे पुलिस भेजी। पुलिस ने वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट किया, तो वो लड़की वहाँ पे मिली जिसके नाम पे अकाउंट था। बिकॉज उस लड़की से पुलिस ने वहाँ पे बातचीत करी, उनसे पूछताछ हुई, तो उस लड़की ने वहाँ पे ये बताया कि मेरे को किसी का फोन आया लड़की का, उसने बोला हम आपका अकाउंट, आपके पास पैसे आएंगे, आप उसमें से 30% आप रख लेना, बाकी हमारा ट्रांसफर। ओनली अकाउंट यूज करने के लिए उसने 30% उसको बोल दिया। तो हमने उसको हटाया, तो एमएचए से उनके अकाउंट जो थे वो ब्लॉक हो गए। ब्लॉक करने के बाद तब उन पर्सन्स के जो था पैसा हमने वहां से रिवर्ट कराया। तो ये रीजन होता है इन्वेस्टमेंट। अगर कोई पर्सन आपको ये बोल रहा है ना कि आज पैसा आपका डबल होके आ रहा है, तो आई थिंक पॉसिबल ही नहीं है। डबल होकर आ रहा है या सिर्फ आपका अकाउंट यूज करने के लिए आपको इतना अमाउंट मिल रहा है, तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए। आज के टाइम पे मेरे हिसाब से हम किसी अननोन से भी अगर आपके पास पैसा आ रहा है और वो फ्री का है, तो आप उसकी तुरंत बैंक में या पुलिस में कंप्लेंट करें कि मेरे पास इतना पैसा आया है और ये पैसा मेरा है ही नहीं। क्योंकि फ्री का कोई किसी को 1 रुपए नहीं देने वाला है, तो आप अलर्ट हो जाओ कि आपके पास पैसा जो आ रहा है वो आपका है ही नहीं। आप उसको डायरेक्ट बोलो, पुलिस को बोलो जाके कि सर ये इतना पैसा हमारे पास आया है, और आप या बैंक में बोलो ये पैसा मेरा नहीं। मोस्टली लोग सोचते नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो पैसा दिख रहा है तो वो इस वजह से मैम क्या होता है कि उनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। पैसा तो आ रहा है बट उनको ये नहीं पता ये पैसा आ कहाँ से। तो फिर मेन स्कैमर तक पहुंचा गया या नहीं? मैम वहाँ पे उसके हिसाब से नंबर जो निकाला वो वेस्ट बंगाल का था, तो वहां तक तो नहीं पहुंच पाए हम। बट ये था कि हाँ उनके पैसे रिफंड हमने करा दिए कैसे भी करके उनको बोल के। तो मेन रीजन ये होता है कि अगर आपको कोई भी मैनिपुलेट कर रहा है कि ये पैसा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। राइट। और जो अगर हम फ्रॉडस्टर की बात करें तो कुछ केसेस में हमें पकड़े भी जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पकड़े जाते, बट ये कुछ में हम आगे भी नहीं जा पाते बिकॉज आउट ऑफ कंट्री का अकाउंट है। मोबाइल नंबर आपको गुरुग्राम का मिलेगा और अकाउंट आपका वेस्ट बंगाल में चल रहा है, आईडी आपको असम के बंदे की मिल रही है। तो बहुत दिमाग लगा के चीजों को रन करते हैं। बिल्कुल। तो वहां पे हम जाएं किसके पास? गुरुग्राम में मोबाइल नंबर जिनका ऐड है उनके पास जाएं, या फिर वेस्ट बंगाल जाएं, या फिर असम में जाएं।
राइट। अच्छा, एक केस और भी काफी होता है कि जैसे कोई लड़का लड़की अफेयर में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उनका ब्रेकअप हो गया है या लड़की की शादी कहीं और हो रही है, कोई भी सिनारियो, तो उसमें लड़का लड़की को ब्लैकमेल करता है फोटोग्राफ्स लीक करने के लिए। बिल्कुल। ये बहुत कॉमन है, बहुत लोगों के साथ ऐसी चीजें होती है। तो ऐसे केस में लड़की को सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए जो उसके लिए सेफ हो? मे बी सबसे पहले तो लड़की को मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले फैमिली से उसको कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसे ऐसे करके मैं किसी के साथ रिलेशन में थी और अब जब आप शादी कहीं और करा रहे हैं तो वो पर्सन मेरे को ब्लैकमेल, बिकॉज जब हमारी फैमिली को पता होगा तो मे बी वो स्टैंड करेंगे हमारे साथ। रीजन क्या होता है, अगर आप नहीं बताएंगे तो वो आपको वहां पे हरास करना स्टार्ट कर देगा कि मैं आपकी फैमिली को बताऊंगा, मैं उसको बताऊंगा, मैं उसको और आज के टाइम पे अगर हम बात करें कि खाली लड़कियां भाई लड़के ब्लैकमेल करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम पे लड़कियां भी बराबर लेवल में आ रही है। तो उस टाइम पे पहले तो वो देखे कि ये जो फोटो आए हैं कैसे आए हैं, उसके कुछ प्राइवेट फोटोज हैं या नॉर्मल है। तो अगर वो उसको बोल रहा है, बिकॉज कोई भी आज के टाइम पे वायरल तो नहीं करेगा, अगर वायरल कर रहे हैं तो भी हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं ताकि कोई भी आपको सेंसिटिव जो सिचुएशन बन रही है उसको आप नजरअंदाज ना करें, तुरंत उस पर एक्शन लें, पुलिस को कंप्लेंट दें, पुलिस को बताएं कि सर ऐसे ऐसे हैं, सारी चीजें बताएं। ऐसा नहीं कि उसको आपने बोल दिया कि सर आई डोंट नो हु ये मेरे को क्यों ब्लैकमेल कर रहा है। आप सारा सिचुएशन बताओ, अपने साइड की भी बात रखो। बिल्कुल, आप उसको ये मत बोलो कि मैं जानती नहीं, क्योंकि अभी एक केस आया था मेरे पास पहले, तो लड़की का मेरे पास कहीं से आई डोंट नो कहाँ से उसने नंबर लिया मेरे को बोली हेलो सर त्यागी बात कर रहे हैं। मैंने बोला यस मैम बताइए। सर मेरे को कोई इंस्टाग्राम पे ब्लैकमेल कर रहा है, गाली दे रहा है बहुत ज्यादा और ऐसा कुछ है, और सर मेरी फरवरी में शादी है तो प्लीज हेल्प मी। मैंने बोला ठीक है, आप एक काम करिए, मेरे पास पहले स्क्रीनशॉट डालिए, मैं देखता हूँ कौन क्या है। तो मैंने मैम उसका जो था स्क्रीनशॉट वगैरह पढ़े, अच्छे से सेट पढ़ी, मैंने देखा उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। मैंने उनको बोला कि मैम आई थिंक ये आपके बॉयफ्रेंड है। मैंने जैसा उनको चैट को पढ़ के उनको बताया, तो उन्होंने मेरे को एक शॉकिंग रिप्लाई किया। उन्होंने बोला मेरे को सर यही नहीं पता है कौन सा। जब उनको ये नहीं पता वो बॉयफ्रेंड उनका है कौन, तो आप ये लगाइए, हालांकि उसको पता है कि बॉयफ्रेंड तो है बट वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि है कौन एग्जैक्टली कौन सा है किस टाइम वाला है। तो बहुत सारे में हम लड़कियां भी हमारी जो है गलत कर देती हैं चीजों को, जैसे इसमें उसको खुद ही नहीं रियलाइज हुआ। तो और हमें हर चीजों में ना, हमें अगर हम एक्सेप्टेशन रख रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट करे, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है कि हम भी पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, सारी बातें बताएं, उसको बताएं कि सर, उसको मैनिपुलेट ना करें, उसको मतलब रॉन्ग वे पे ना भेजें कि सर मैं नहीं जानती कौन है। राइट। ताकि इसमें ये नहीं होता मैम कि खाली लड़की की जिंदगी खराब हो रही है, उसमें लड़के की भी हो रही है। आप ये लगाइए आप, क्योंकि उसको पहले तो उन्होंने ही साथ में थे वो लोग, ठीक है एकदम आप हट रहे हो भाई, उसका ब्लैकमेल करना गलत है, मैं मानता हूँ ये चीज, बट आप अपनी भी गलती बताओ ना पुलिस के सामने कि मैम भाई मेरी भी गलती है, मैं उस टाइम इसके साथ थी। राइट, ताकि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने में भी इजीली हो और वो पर्सन को नॉर्मली उसको जाके देखें कि भाई क्या पर्सन है, क्या सिचुएशन है, क्या वही ब्लैकमेल कर रहा है या कोई और कर रहा है। राइट, उसके नाम पे कोई और तो नहीं कर, जो भी मोस्टली मैंने इतना ही देखा है अभी तक, जो भी है कि जो कंप्लेंटेंट होते हैं, कंप्लेंटेंट पूरे प्रॉपर बताते नहीं है राइट कि मेरी गलती है। वो धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और इन्वेस्टिगेशन में वो चीजें जब सामने आती हैं कि यहाँ पे इस लड़की ने ये किया, क्योंकि बातें तो सामने बातें धीरे धीरे आती है ना। अभी ये छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ, एक हाईटेक डिस्ट्रिक्ट की बात है, हमारी हरियाणा की है। लड़की थी एक तकरीबन 11 या 12 बजे समथिंग बजे हुए थे रात के। तो जैसे हमारी ये हरियाणा पुलिस के 112 सर्विसेज स्टार्ट हो रखी हैं, तो उन्होंने कॉल किया उस टाइम पे लड़की ने, रात को 11-12 बजे। तो लड़की वहाँ पे जो हमारी ऑफिसर थी, तो वो लेडीज ऑफिसर थी, उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने नॉर्मली, जैसे हमारे हरियाणा का तो कल्चर ऐसा है कि हम सबको पर्सनल ले लेते हैं चीजों को। तो उन्होंने बोला कि मैम ऐसे ऐसे है, मैं यहाँ पे हूँ और कोई मॉल वगैरह या फिर पब वगैरह के
पास में बता दिया और मेरे को डर लग रहा है और मुझे प्लीज आप पुलिस को भेजें मेरे को ताकि घर पे सेफली मैं जा सकूं। तो वहां पे ऑफिसर ने नॉर्मली एक बात पूछ ली उनसे कि आप इस टाइम पे यहाँ पे कर क्या रहे हो, बिकॉज ऑफिसर पूछ तो सकते हैं, इतना तो कुछ नहीं है। बिल्कुल टाइमिंग भी गलत है, आप ये लगाइए 12 साढ़े 12 बजे रात को, सभी जगह सेफ नहीं है। बिल्कुल, और अनसेफ जगह पे वो कर क्या रही है, ओनली पुलिस ने ये पूछा। नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया कि जो ऑफिसर थी, ऑफिसर ने वहां से पुलिस भेज दी, उसको सेफली घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद नेक्स्ट डे वो सीधे हमारे जो सुपरिटेंडेंट ऑफिस होता है, एसपी ऑफिस होता है, वहां पे गई। उस ऑफिसर के खिलाफ उसने कंप्लेंट लिख के दी कि ऐसे ऐसे इन्होंने मेरी प्राइवेसी ब्रीच की है। इनका क्या मतलब है मेरे से ये पूछने का कि तुम 12:30 रात को कर क्या रहे हो? इनका कौन सा राइट है? ये तो हमारा राइट है प्राइवेसी। तो आप एक चीज और ये भी तो लगा सकते हैं ना कि अगर हम पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो पुलिस क्यों करे? एग्जैक्टली। तो उन्होंने तो नॉर्मली यही पूछा था। तो ये कंप्लेन के बाद क्या होते? फिर कंप्लेन के बाद वो तो हमारे सुपरिटेंडेंट जो थी उस टाइम पे, वो भी लेडीज थी, तो उन्होंने अच्छा एक्शन लिया। तो उन्होंने सिर्फ उनको कंप्लेन लेके उनको समझा दिया, जो हमारी जो ऑफिसर थी उनको बोला कि ठीक है आप आगे ध्यान रखना, ऐसा मत करना। बिकॉज एज पर लॉ देखें तो ठीक है, अभी प्राइवेसी है, हम उसकी उनसे ये नहीं पूछ सकते कि आप 12 बजे क्या कर रहे, बट एज इंसानियत ह्यूमैनिटी के बेस पे तो हम पूछ सकते हैं ना कि आप कर क्या रहे थे। जी। तो वो इशू वहां पे पड़ता है। एक्सेप्टेशंस पब्लिक की बहुत ज्यादा है। आईफोन ज्यादा सेफ है या एंड्रॉइड फोन? मैम अगर आप प्राइवेसी के बेस से पूछ रहे हैं तो आई थिंक सेफ तो कुछ नहीं, और अगर आप सिक्योरिटी के बेस से पूछ रहे हैं तो आईफोन सेफ है। बिकॉज उसके क्या है कि एक लिमिटेड एप्लीकेशंस होते हैं, लिमिटेड एक्सेस होते हैं कि आप सिर्फ ये इंस्टॉल कर सकते हो। आप कोई अगर गूगल क्रोम से या आप कहीं से डाउनलोड कर रहे हैं या कोई अनऑथोराइज्ड मेलवेयर आपके पास आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके। और अगर हम टेक्निकली देखें कि नॉर्मली जो हमारे डेटा के रिकॉर्डिंग देख तो हमारे लिए कुछ भी सेफ, बिकॉज डेटा तो हमारा जा रहा है, राइट। हम वहाँ पे भी जा रहा है, हमारा इंटरनेट ऑन है। चाहे कोई भी अभी जैसे गूगल क्रोम हो गया, उसमें गूगल क्रोम में हमारे मोस्टली क्या होता है कि पासवर्ड सेव होते हैं। पासवर्ड सेव होते हैं मतलब? लाइक मान के चलो आपने नेट बैंकिंग चलाया, नेट बैंकिंग में आपने अपना पासवर्ड डाला, यूजर नेम और पासवर्ड डाला, आपने उसको सेव कर दिया, ऑटो सेव्ड। बिकॉज आप दोबारा नहीं चाहते कि आपको पासवर्ड डालना पड़े, तो आप उसको सेव कर देंगे, वो गूगल क्रोम के पासवर्ड पोर्टल में जाके सेव हो जाता है। okay. या आपका कोई अदर यूजर है या फिर अमेजोन टाइप या फ्लिपकार्ट, जो भी आप यूजर पासवर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद वो वहां पे जाके सेव हो गया। सेव होने के तुरंत बाद अब वो आप ही लगे जो पासवर्ड आपने वहां पे सेव किया, कभी गूगल क्रोम का या किसी का डेटा जो जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, गूगल कंपनी के पास तो जा रहा है, डेटाबेस में जा रहा है उनके। तो जब हम उसको ऑटो सेव कर रहे हैं तो आई थिंक सेफली तो हमारे लिए कुछ नहीं बनता, चाहे वो आईफोन है या एंड्रॉइड है। तो गूगल के पास डाटा जा रहा है तो वहां से भी लीक हो सकती है डेटा? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। इसमें ये है गूगल हमारी, अभी जैसे हम कहते हैं कि गूगल हमारी बातें सुन रहा है या मोबाइल हमारी बातें सुन रहा है। आप ये लगाइए गूगल असिस्टेंट वगैरह जो आते हैं या आईफोन में जो एआई टाइप आए हुए हैं चीज, तो अगर हम उनको देखें तो वो हमारे लिए काफी हार्मफुल भी हैं, बिकॉज उसको कोई भी एक्टिव कर सकता है। लाइक एलेक्सा लगा लीजिए आप, राइट। एलेक्सा हमने घर पे कहीं पे भी लाके स्टेबल कर दिया, ठीक है। आप कहीं पे भी बैठ के उसको बोलो एलेक्सा प्ले द म्यूजिक, राइट। एलेक्सा ये काम करो, एलेक्सा एलईडी ऑन करो, एलेक्सा कैमरा ऑन करो। हमें बहुत मजा आ रहा है, एलेक्सा हमारा सारा काम कर रही है, आपको उठना नहीं पड़ रहा ना। राइट। ठीक है। और आजकल तो ऐसा हो गया मैम कि एलेक्सा आरओ प्योरीफायर से पानी भी एलेक्सा निकाल रही है। ओके। बिकॉज आप उसको बोल रहे हो कि तो हम क्या करते हैं कि हमें ना मेहनत ना करना पड़े पर चीजें मिल जाए। तो ये कैसे सेफ है हमारे? आप एक चीज लगाइए, एलेक्सा का क्या होता है कि आपको पता है पूरा आपका घर का जो एक्सेस है वो एलेक्सा पे है, राइट। ठीक है। बट एलेक्सा किससे जुड़ी हुई चीज है, किस बेस पे काम करती है एलेक्सा? किस बेस पे? इंटरनेट पे काम करती है, बिकॉज उसको इंटरनेट चाहिए। तो आप ये लगाइए अगर आपका घर का जो वाईफाई है वो भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और एलेक्सा है, तो एलेक्सा उस टाइम पे एक्टिव फिर भी है, ओके, विदाउट इंटरनेट। रीजन क्या होता है, वो अपने 500 मीटर के जो ड्यूरेशन या एक एरिया है उसके अंदर देखेगी कि किस एलेक्सा के पास इंटरनेट है, जिसके पास भी इंटरनेट होगा उसी एलेक्सा से वो एक्सेस इंटरनेट ले ले। ओके, ऐसा होता है। बिल्कुल।
उसके बाद वो आपके घर का जो भी आपका काम है आप उसको बोलोगे। तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर उसका नेटवर्क है और मैं बोलूं एलेक्सा रिकॉर्ड दिस, या एलेक्सा आप कैमरा ऑन करो, या एलईडी ऑन करो, तो ये चीजें बहुत हार्मफुल होती है। हम सोचते हैं कि हम स्मार्ट तरीके की तरफ जा रहे हैं। जैसे अभी एक एलईडी आई हुई है, स्मार्ट एलईडी विद कैमरा, ऊपर कैमरा होता है उसमें एलईडी में, एंड आप एलेक्सा से उसको ओपन कर रहे हैं, कनेक्टेड है, आपको पता है वो कैमरा बंद है या स्टार्ट, नहीं पता। और उसका एक्सेस किसके पास है? एलेक्सा के पास है उस टाइम, बिकॉज आप सो रहे हैं, ठीक है, आपका रूम है, आप घर पे कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो एलेक्सा किसी अदर पर्सन ने एक्सप्लॉइट किया हो, एक पेलोड बना के, और उसमें एक्सप्लॉइट करके उसने डाल दिया हो। जैसे यहाँ पे कोई भी इसके अंदर नेटवर्क ले लिया उसका आईपी से, तो उसके बाद क्या होता है कि एक्सेस जाने के बाद तो ये समझ लो आपके सारे डिवाइसेस का एक्सेस उसके पास, अगर एलेक्सा का एक्सेस उसके पास होता है। ओके, तो एलेक्सा का जैसा आपने बता रहे हैं तो काफी अनसेफ लग रहा है मुझे। तो एलेक्सा से हम लोग क्या क्या चीजें कनेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारा डाटा सेफ हो? देखिए, एलेक्सा से अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं और आप फिर ये सोच रहे हैं कि हम सेफ हैं, तो आई थिंक या तो आप गलत सोच रहे हैं या आपको मालूम नहीं है कि एलेक्सा कर क्या सकता है। अभी लास्ट टाइम एक न्यूज भी आया था, आउट ऑफ कंट्री का था, कि एक गुड़िया थी, लड़की थी छोटी, स्मॉल, उन्होंने मजाक मजाक में एलेक्सा को बोल दिया, एलेक्सा प्लीज ऑर्डर ए चॉकलेट बॉक्स एंड मोर देन 100 डॉलर्स। तो उन्होंने एलेक्सा ने ऑर्डर कर दिया अमेज़न इमीडिएट, और ऑर्डर करने के बाद जब उनके घर पे वो सारा जो था सामान पहुंचा, तो वो लोग खुद शॉक थे कि कैसे वो डिडक्ट हुआ होगा। बिल्कुल, अगर आप पेमेंट का एक्सेस उसको दे के रखते हैं, पेमेंट भी करेगा। जब वो ऑर्डर कर सकता है तो वो पेमेंट भी कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हमें एलेक्सा के, या टेक्निकली देखी जाए तो मैम मशीन तो मशीन है, आप उसको किस तरह यूज कर रहे हैं उसको नहीं पता ना, आप उसके ओनर हैं या फिर मैं उसका ओनर हूँ। राइट। हम तो कमांड दे रहे हैं, आप कमांड दो तो आपके हिसाब से काम करेगा, मैं कमांड दूंगा तो मेरे हिसाब से। बस उसका नाम लेना है एलेक्सा एक्टिव हो जाएगी और सारे काम करेगी। ऐसे कौन से 5 मिस्टेक्स है जो हम करते हैं और जो हमारे बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो होता है मैम, किसी भी जो आपके पास कोई भी मैसेज आ रहा है या अननोन व्हाट्सएप से भी अगर आपके पास मैसेज आ रहा है, तो आप उसको डाउनलोड, जो ऑटो डाउनलोड हमारे पास व्हाट्सएप पे स्टार्ट होता है कि ऑटो डाउनलोड ऑटोमेटिक डाउनलोड होता रहेगा, तो उसको बंद करें। ओके, सबसे पहले, कि ताकि आपके फोन में अगर मेलवेयर आ रहा है या अननोन आ रहा है तो उसका आपको पता रहे। ठीक है, ताकि ये चीज ना करे। दूसरा, कोई भी आपको लगे संदिग्ध जो भी लिंक होता है, फिशिंग लिंक आप बोल देते हैं, अनऑथराइज्ड लिंक पे क्लिक ना करें कभी भी, और अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन एक्सेसिबल ना कर रखें, बिकॉज आप उसको एक्सेस देंगे तो वो डेटा तो लेगा, और डेटा लेगा तो वो कहीं ना कहीं मिसयूज होना ही है उसको। सेकंड, आप किसी को भी जब आप पासवर्ड बना रहे हैं या कोई भी पासवर्ड बना रहे हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। दैट्स मीन्स ऐसा ना हो कि वो बेसिक पासवर्ड हो। हैशटैग से हटा के रखिए। बिल्कुल नहीं, अगर आप @ और हैशटैग भी लगा रहे हैं तो बाकी जो चीजें हैं उनको आप बेस्ट में लेके जाइए, क्योंकि @ और हैशटैग तो बहुत ज्यादा बेसिक हो गया। आपको कहीं भी लगाइए कि अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात करें तो @ आता ही आता है, आप लगाइए। अगर आपको कोई भी अनपढ़ इंसान भी अगर उसको बोलोगे ना आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो वो भी ये बोलेगा हाँ @ लगाना है। तो इन चीजों से स्ट्रॉन्ग नहीं होता पासवर्ड होता है हम बना क्या रहे हैं उसमें। ऐसा डेटा दीजिए आप उसके अंदर जो डेटा बिल्कुल जो फ्रॉस्टर है वो उसको सोच ही ना पाए कि ऐसा भी कोई पासवर्ड हो सकता है। ओके। और इसमें सबसे मेन जो होता है, अगर हम देखें तो आप जिस भी डिवाइस को यूज कर रहे हैं नेट बैंकिंग के लिए या मोबाइल के लिए, फोन पे के लिए, यूपीएस के लिए, तो आप उनको ये देखें कि वो अपडेट हैं या नहीं। आप उनको प्रॉपर अपडेट करते रहें। लाइक आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप की जो विंडो है आप उसको अपडेट कर रखिए। आपके मोबाइल एप्लीकेशंस है, जैसे आप बोलते हैं ना कि व्हाट्सएप हैक हो गया या ये, तो वो सारी चीजें आपकी अपडेट होनी चाहिए। कई बार हम लोग रिमाइंड भी लेटर कर देते हैं, अपडेट का ऑप्शन आता है। बिल्कुल। तो अगर हम उसको पहले अपडेट कर दे टाइमली कि अपडेट रख दे तो वो बेस्ट हो जाता है। और अब जो हमारा फीचर कि उसमें अगर आप किसी भी नेट बैंकिंग का या आप किसी का कोई पासवर्ड बना रहे हैं या ओटीपी जनरेट कर रहे हैं, तो आप उसको एक छोटा सा
एक लिस्ट बनाइए कि आप उसको 30 डेज में या 45 डेज में कंटिन्यूसली आप उसको चेंज करिए Okay. पासवर्ड्स को, अगर आपको पैसा बचाना है तो। बिकॉज आप उसको कंटिन्यूसली चेंज करो, चाहे आप 10 पासवर्ड रखिए, 10 पासवर्ड्स की एक लिस्ट बनाइए, उस 10 को क्या करिए आप अप डाउन करिए। जैसे आज नंबर 1 यूज किया, 30 डेज बाद आपने 2 यूज किया, फिर 3rd यूज किया, ऐसे ही आप कंटिन्यूसली उसको यूज करिए, ठीक है। ताकि जो फ्रॉस्टर है उसके माइंड से बाहर हो जाए कि पासवर्ड क्या हो सकता है। राइट राइट, हमेशा क्योंकि चेंज हो रहा है। ऐसा ना हो कि आपका सोशल मीडिया अगर वो एनालाइज कर रहा है या आपका पेज एनालाइज कर रहा है तो उसको पता लग जाए कि पासवर्ड जरूर पूजा शर्मा या पूजा कुशल करके कोई कुछ आगे पासवर्ड पीछे मिलेगा का होगा। बिल्कुल, या कुशल पूजा करके कोई ऐसा पासवर्ड होगा। तो ये चीजें कुछ हमें रखनी चाहिए। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो हमें हमेशा ऑन रखना चाहिए, अगर हमें अपने आप को, अपनी फैमिली को या अपने सारे डेटा को सिक्योर रखना है तो। ओके, तो बैंक का कभी रिफंड करता है अमाउंट को? हाँ बिल्कुल करता है, बट वो जब करता है, अभी मोस्टली आप देखेंगे कि जो हमारे क्राइम्स होते हैं, मोस्टली जो क्राइम्स होते हैं हमारे गूगल पे, फोन पे, यूपीआई से होते हैं, तो हमें खुद नहीं पता होता हमें कंप्लेंट कहाँ करनी। सबसे पहले तो अगर आपके साथ किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है तो सबसे पहले आप 1930 पे कॉल करें, 1930 पे कॉल करें और बताएं वहाँ पे कि हमारे साथ ये फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, और वो तुरंत ही आपके जो अकाउंट्स हैं जिसमें आपका पैसा गया जिस अकाउंट से, तो जो फ्रॉस्टर का अकाउंट है उसको वो फ्रीज करेंगे इमीडिएट। और फ्रीज करने के बाद वो बिहेव करता है कि उसके फ्रॉस्टर के अकाउंट में कितना पैसा फ्रीज हुआ है। ओके, वो। और सेकंड, अगर हमारे साथ फ्रॉड हुआ यूपीआई से तो हमें कंप्लेंट करनी चाहिए एनपीसीआई पे, एनपीसीआई पे। ओके, और एप्लीकेशन अगर बैंक को दे रहे हैं तो मच बेटर, बट आपकी जो मेन कंप्लेंट है वो बैंक की बजाय एनपीसीआई पे होगी। ये क्या एनपीसीआई? एनपीसीआई एक पोर्टल है जो यूपीआई जितने भी होते हैं सभी यूपीआई एनपीसीआई के अंडर जाते हैं। अगर यूपीआई से फ्रॉड हो रहा है तो आप एनपीसीआई पे कंप्लेंट करें, ना कि बैंक। बिकॉज क्या होता है कि लाइक बैंक की जो पॉलिसीज होती हैं वो ये होती हैं कि आप जो है 3rd पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, और बैंक नहीं कहता कि आप 3rd पार्टी एप्लीकेशन यूज करें, और बैंक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता। तो इसी वजह से वो गूगल पे, फोन पे या जो भी हमारे यूपीआई होते हैं उनका पैसा रिफंड बैंक करता ही नहीं है, उसकी एप्लीकेशन ही नहीं लेगा। बट अगर आपके साथ फ्रॉड होता है क्रेडिट कार्ड से तो आप उसकी एप्लीकेशन, पहले तो आप 1930 पे कंप्लेंट करें, देन आफ्टर आप उसमें एक बैंक में जाके कंप्लेंट दें कि हमारा ऐसे ऐसे मेरे साथ क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ है विद इन हाउ, और आप इसको जो भी है वो बैंक देखेगा। सारे अकाउंट को फ्रीज करके बिल्कुल, वो उसका जो बैंक को आगे से कैसे रिफंड कराना है या जो भी है वो बैंक करेगा। वो उसको बोलेगा, जो फर्स्ट पार्टी बैंक है वो सेकंड पार्टी को, पार्टनर बैंक को बोलेगा कि आपके कस्टमर ने हमारे कस्टमर को जो प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करनी थी वो नहीं की है, इसीलिए हम आपको पे नहीं करेंगे, तो वो पैसा रिफंड करा लेंगे बैंक, बिकॉज उसकी कनेक्टिविटी जो होती है बैंक्स की वो कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर आपके साथ किसी भी कोई भी साइबर क्राइम हो रहा है तो आप 1930 पे कॉल करें। सेकंड, अगर आपको टाइम ज्यादा हो गया, 12 घंटे से ज्यादा हो गया, तो आप cybercrime.gov.in पे जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑलराइट। और वहाँ पे आपकी जो भी कंप्लेंट होने के बाद तुरंत आपके जो नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे उसको ट्रांसफर किया जाएगा, और वहाँ से आपको कॉल किया जाएगा कि आपके कंप्लेंट ऐसे है और आप एक बार आ जाइए। जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है फिर वो आपके कंप्लेंट पे वर्क करेगा। ओके, तो ऐसे कनेक्ट करके उसमें वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। वाइंड अप करें वैसे? ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी वैल्यूएबल जानकारी दी। मतलब मुझे लगता है कि लोगों में काफी ज्यादा अवेयरनेस की कमी है। मुझे तो बातचीत के दौरान अपनी बहुत सारी गलतियां भी मिली इसमें, जो मैं भी लिटरली करती हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है लोगों को हरास होने से और लोगों को परेशान होने से और स्कैम से, उनके बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रीशियस टाइम निकाला। थैंक यू मैम। Okay. तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, क्योंकि आज की वीडियो आपको सेफ जोन में रखने के लिए हमने बनाई थी, जो आपको बहुत सारे हरासमेंट से, बहुत सारे ब्लैकमेलिंग से और आपके अकाउंट को खाली होने से बचा सकता है। जो जाने अनजाने
हम सब करते हैं, तो इन गलतियों से बचने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेफ्टी के साथ। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, साथ ही देश हित में काम करते रहिए। जय हिंद, जय